स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to Study IQ. I am Amit Waridi Kilor, and today we are going to learn about the revolt of 1857, which is probably the first topic in the modern history that you might be slightly aware about. मतलब कि there are so many movies about it, right? We have seen the Mangal Pandey, we have obviously seen the Rani Lakshmibai also, which was quite recent. Even the movie wasn't good, at least it keeps the idea of the revolt of 1857 in the consciousness. So ये probably पहला ऐसा topic है जो कि हम पढ़ रहे हैं अपने modern इतिहास से संबंधित, जिसके बारे में कुछ हमें definitely idea है, which makes it an easy topic than the preceding one. सिपाही mutiny and the revolt of 1857. And just before we move forward, एक बार अगर हम आपकी history की किताब में देखें, again revision so necessary, मैं कैसे बताऊं आपको कितना necessary है। हम history पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक बात ध्यान रखना, हिस्ट्री दो पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करना मॉडर्न हिस्ट्री। एक पार्ट है 1857 से पहले का और एक पार्ट है 1857 के बाद का। नाउ आई गारंटी यू ये 1857 के बाद का जो पार्ट है, जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, ये इजी है, ये सिंपल है, कॉन्टेक्चुअल है, चीजें इसमें समझ ज्यादा आएंगी और चीजें इसमें याद ज्यादा रहेंगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। INM इज ऑल्सो IMP, ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये वाले इंपॉर्टेंट भी है। एंड 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस इधर प्रीलिम्स और मेंस बेसिकली इसी से आएंगे, 1857 के बाद से ही आएंगे, ठीक है, प्राइमरली स्पेसिफिकली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। नाउ देयर आर एटलीस्ट 30% क्वेश्चंस जो कि 1857 से पहले वाले इवेंट से भी आते हैं, यानी 1750 से लेके 1857 के बीच में जो होता है। एंड यूजुअली जब इस पीरियड को किया जाता है तो यू विल फाइंड योरसेल्फ रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, आप बड़े सारे से तेजी से भागता सिर करेंगे। रादर आपके जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दे विल कंफ्यूज यू सम टाइम। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमारी NCERT एक टॉपिक है जैसे कि ट्राइबल्स एंड द पेजेंट्स अपराइजिंग बिफोर 1857, वो उसको डिस्कस ही नहीं करती है। दैट इज गिवन इन द स्पेक्ट्रम। अब उससे क्वेश्चंस आते हैं ट्राइबल्स एंड द पेजेंट्स अपराइजिंग से, लेकिन NCERT के अंदर वो टॉपिक डिस्कस नहीं है, वो टॉपिक हमें जान के स्पेक्ट्रम से ही करना पड़ता है। दैट इज द रीजन व्हाई दैट बुक इज आल्सो एडवाइस टू यू। सो स्पेसिफिकली क्योंकि ये टॉपिक, पहले तो इसके बारे में हिस्ट्री बहुत कम एग्जिस्ट करती है, और हिस्ट्री एग्जिस्ट करती भी है UPSC का या फिर एकेडमिक्स का इस समय फोकस ये है कि आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। सो वी आर गिविंग यू अराउंड 6 to 7 चैप्टर्स, उसमें से जो चीजें याद कर लोगे अच्छा है, और हम वंस इन अ वाइल पूछते रहेंगे जस्ट टू चेक कि आपने ये याद किया था या नहीं किया था, ठीक है। सिमरन, मेरे को आपके क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, बल्कि रादर आपका, मुझे बेसिकली मेंटर्स ने भी बताया कि आप इस समय बात करना चाहती है। वी विल टॉक टू यू सिमरन, आई प्रॉमिस यू, बात करेंगे हम आपसे। चलिए, यू गेट द आइडिया, you get the idea, things are not in order, okay। एक specifically जो problem I think the most of you are facing कि order में या structure में कोई चीजें नहीं है, right? I think that is the word you people are using, order में नहीं है या structure में नहीं है। There is a reason for it। क्या होता है कि जब जो हमारी NCERT की किताब है, उसको जो ये 150 साल है ना, पहले वाले 150 साल जब ये डिस्कस करने होते हैं तो वो आर्बिट्रली डिस्कस करती है। कभी पॉलिटिक्स डिस्कस करती है, कभी हिस्ट्री डिस्कस करती है, कभी सोशियोलॉजी डिस्कस करती है, कभी इकोनॉमिक्स उसकी डिस्कस करती है, कभी कल्चरल उसके अवेकनिंग्स डिस्कस करती है। यू माइट फाइंड योरसेल्फ समटाइम्स लॉस्ट। हाउएवर दिस इज समथिंग लाइक ऑफ ए ड्राइंग। आपने कोई वो मूवी देखी, कहानी मूवी, राइट, कहानी, विद्या बालन की मूवी। सो कहानी मूवी को कोई देखता रहे, पहली बार अगर जिंदगी में देख रहा हो तो पहले 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, राइट। सम काइंड ऑफ ए थ्रिलर जो मूवीज होती हैं। हिस्ट्री इज काइंड ऑफ दैट सब्जेक्ट। आपको पहली 2 या 3 क्लासेस में एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट चीजों का नहीं समझ में आएगा। हाउएवर ऑल ऑफ द पजल्स विल एक्चुअली फिक्स आफ्टर अ व्हाइल। वी वुड हैव कवर्ड सम 60% 70% ऑफ द जर्नी। सो सिट बैक, जो चीजें समझ ना आए उनके बारे में सस्पेंडेड जजमेंट रखिए कि आई नो दिस, ओके, बट मुझे नहीं पता इसका क्या रेलिवेंस है, एंड देन कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट थिंग। अब एक बात देख लेते, एक बार जरा हल्का सा देख लेते कि अभी तक हमने किया क्या क्या है, ठीक है। यहां पे ये जो तैयारी है स्टार्ट होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल से। अब डिक्लाइन ऑफ मुगल जो है वो टेक्निकली उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस स्पेसिफिकली, जिसके अंदर जो पहला चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकली 1700 से लेके 1800 तक की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, एक ही चैप्टर के अंदर 100 साल की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर डिस्कस हो रही है।
इट हैज टू बी बाउंड टू बी कंफ्यूजिंग। लेकिन बात यह है कि वहां की जो सोसाइटी और कल्चर का जो छोटे से लास्ट के 2-2 3-3 पेज दिए हुए हैं उसमें इतना कंटेंट है कि क्वेश्चन उन्हीं से आएगा। वो थोड़ा सा रट्टा लगाने का है आपका, मतलब दिस इज काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ यूपीएससी कि उसमें जो कल्चरल चीजें दी हुई हैं उनको थोड़ा सा आप रट्टा लगाएं या थोड़ा सा उनके बारे में क्यूरियोसिटी से उसको थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करें। समय लगेगा बट इट इज गोइंग टू बी ओके आफ्टर वाइल। रिवीजन करिए स्पेक्ट्रम से, एनसीईआरटी से, स्पेक्ट्रम से, ठीक है। ये वाला हमने चैप्टर कर लिया। दूसरे वाला इसके साथ साथ पैरेलली हमारे फर्स्ट चैप्टर के बाद हमें यूरोपियन पेनिट्रेशन करनी पड़ती है, जो कि हम कर चुके हैं। यूरोपियन पेनिट्रेशन में हमें स्पेसिफिकली क्या सीखना था कि कैसे अलग अलग यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी एंड फाइनली दो मेजर पावर्स फ्रेंच और इंग्लैंड जो रह गई थी और उनके बीच में किस प्रकार से सुप्रीमेसी की लड़ाई हुई, जिसकी स्पेसिफिक डेट है 1740 से लेके 1760 तक, जिसको एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑफ सुप्रीमेसी कहते हैं। आई थिंक वी हैव स्पेसिफिकली डन। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन और सोशल और कल्चरल पॉलिसी। जब हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं, हम तीसरा पढ़ते हैं कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटेन। ये जो फर्स्ट चैप्टर में मुगल्स पावर के डिक्लाइन होने के बाद जो 7, 8, 9 जो रीजनल पावर्स राइज अप होती हैं, वो राइज अप होने के बाद वो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं इन यूरोपियन पावर्स ने कैसे कैसे डिफीट की, कैसे कैसे डिफीट करने के बाद 1757 से 1850 तक वो डिफीट करने का प्रोसेस है, जिसमें हम बंगाल को जीता था वो पद कर चुके हैं, मैसूर को जीता था वो कर चुके हैं, मराठास को जीता था वो कर चुके हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक जो एंग्लो सिख वॉर जो बचे हुए हैं वो वी हैव डेफिनेटली लेफ्ट दैट, जिसको हम करने का वेट कर रहे हैं। वी विल गेट अ चांस टू रिवाइज दी ओल्डर थिंग्स। हमें 15 मिनट आधा घंटा मिल जाएगा उनके पास एक बार फिर दोबारा से रिविजिट करने का। पहले वाली बात हो गई। नाउ स्पेसिफिकली इनके बाद हमने साथ ही साथ 1850 से पहले होने वाली सोशो कल्चरल अवेकनिंग भी की है। याद रखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब हिस्ट्री कर रहे हैं, द हिस्ट्री इज बेसिकली इक्वल टू पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी एंड द कल्चर ऑफ दैट टाइम। सो whenever जब भी मैं कोई भी बात आपसे बोलूं इतिहास के बारे में, अगर आप ये 4 जवाब दे सकते हैं मुझे, then you are probably learning the history slightly better than other people। जैसे कि मैंने आपको 1850 का समय दिया। 1850 में पॉलिटी में क्या क्या इवेंट्स होने लग रहे हैं, अंग्रेजों के पास कौन कौन से एरियाज कंट्रोल्ड में हैं, अंग्रेजों किस किस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लड़ाई किस किस से चल रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या है, एंड हाउ इज सोसाइटी ऑफ दैट टाइम इज रिएक्टिंग टू इट। और सोसाइटी में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि दिल भी एरिया, जैसे कि ईयर 1940s, ठीक है, तो 1940s में पॉलीगार्स को पॉलीगार्स का आपको कभी नाम नहीं आएगा, राइट। पॉलीगार्स क्या होते हैं? तो पॉलीगार्स जो सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ मैसूर वॉर्स में 1780s के समय, दैट इज द टाइम जब आप उस वर्ड को सुनेंगे, राइट। तो सोसाइटी के एसोसिएटेड जो भी उस समय वर्ड्स हैं उनको किस प्रकार से याद करना है, एंड देन ऑब्वियसली द कल्चर पार्ट जो कि एंशिएंट और मेडिवल में ज्यादा है, मॉडर्न में सिर्फ और सिर्फ हमारे पहले वाले चैप्टर में है। उसके बाद इन्होंने किसी और अगले चैप्टर में कल्चरल चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं दिया। नाउ बात ध्यान से सुनिए, हमने जो सारी की सारी चीजें की हैं अभी तक, हमारा जो उद्देश्य था वो बेसिकली इस बात पर पहुंचना था कि 1857 जो कि आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक भी है, उस साल में एक रिवोल्ट हुआ था। अंग्रेजों के 1757 से लेके 1857 तक उनकी जो पॉलिसीज थी, उन्होंने ऑलमोस्ट पैन इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, एक एक करके, बंगाल, मैसूर, मराठास, राजपूतानास एंड सो अवध, कार्नेटिक्स, सिख एंड क्या नाम है, सिंध, सबको एक एक कंट्रोल में ले लिया था। वंस द होल पैन इंडिया वाज अंडर देयर कंट्रोल, समथिंग important, something seminal in the history happened, and that event was the 1857। 1857 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर एक रिवोल्ट हुआ, यानी कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी एंड दे डिक्लेयर्ड फ्रीडम। उन्होंने कहा कि आज के बाद हम आपके साथ नहीं रहेंगे। नाउ दिस रिवोल्ट, जिनके आपको दो बेहतर नाम से, दो नामों से आप डेफिनेटली जानते हो, एक तो इसको कहते हैं सिपाही म्यूटिनी, क्योंकि सिपाहियों ने स्टार्ट की थी और जब स्टार्ट हुई थी तो एक प्रकार की म्यूटिनी थी, एंड इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो।
जब ये हुई थी उस समय इसको किसी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहा था, लेकिन जब हमारी नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस डेवलप हुई तो रेट्रोस्पेक्ट में देखा, जब रेट्रोस्पेक्ट में हमारे नेशनलिस्ट आइकॉन्स ने देखा तो दे रियलाइज कि ये वो इवेंट था जो कि अंग्रेजों के अगेंस्ट राइज था, और इसका रीजन यही था क्योंकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। नाउ टुडे we need to understand about the 1857 revolt। ठीक है, अब 1857 revolt is basically rather history की कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज को हिस्ट्री की पढ़ना हो या समझना हो तो there are three ways to do it। थ्री वेज नहीं, there is always going to be three structure। प्री रिवोल्ट से पहले क्या क्या हुआ था और क्यों रिवोल्ट किया जा रहा है, देन ड्यूरिंग रिवोल्ट के ड्यूरिंग किस किस प्रकार के इवेंट्स हुए थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, एंड ऑब्वियसली पोस्ट, क्योंकि ये रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया था और उसके बाद सप्रेस कैसे किया गया, सप्रेस क्यों किया गया, एंड वाई, क्यों जीते क्यों नहीं हम, बेसिकली उस समय रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जिनके मंगल पांडे थे, इन लोगों को हम क्यों नहीं जीते थे। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये हमको समझना है। नाउ आई विल जस्ट टेल यू, एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास आज का पूरा स्ट्रक्चर है क्या, करना क्या क्या है। सबसे पहले हम सिपाही म्यूटिनी के कॉजेज को पढ़ेंगे। 1857 में हमारी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसके सिपाही विद्रोह कर रहे हैं अपने सीनियर्स ऑफिसर्स के अगेंस्ट। व्हाट इज द रीजन, रैंडमली नहीं होता है ऐसा कभी भी, राइट। अभी भी हमारे आर्मी में लोग हैं, वो तो किसी के अगेंस्ट विद्रोह नहीं कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आर्मी के लोग क्यों अपने सीनियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे या म्यूटिनी कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे, ये बात हम जानेंगे कॉजेज में द्वारा। उसके बाद सिपाही म्यूटिनी से पहले भी कई छोटी छोटी म्यूटिनीज हुई थी, राइट, जैसे कि 47th इन्फेंट्री में 1824 में, 1806 में वेल्योर म्यूटिनी, 1825 में आसाम में, सोलापुर में 1838 में। देयर वर सेवरल सच माइनर स्कर्मिशेस या ऐसी कुछ छोटी छोटी म्यूटिनी पहले हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी हुई है वो 1857 में हुई है। विल जस्ट अंडरस्टैंड कि इन सब के रीजन क्या 1857 के लिए ड्रेस रिहर्सल थे, क्या यही रीजंस की वजह से 1857 में हुआ, बेसिक आइडिया। बाकी फिर क्या नाम है, क्यों ये बहुत बड़ा रिवोल्ट नहीं बन पाया, एंड सो ऑन एंड ऑन, क्यों फेल हो गए थे, इसके प्राइमरली स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, तो रिवोल्ट की बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कब स्टार्ट हुआ है, 10 मई को स्टार्ट हुआ है, एंड सो ऑन एंड ऑन, कितने लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे, एंड मेजर कॉजेज क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशो रिलीजियस कॉजेज। आप नोटिस कीजिए, These are the only three aspects of anything, again and again यही तीन एस्पेक्ट्स आ रहे हैं किसी भी चीज को सोचने के। जब आपको एस्से लिखना होता है तब भी यही तीन एस्पेक्ट्स लिखने होते हैं प्राइमरली। जब आपको किसी चीज के बारे में कोई मल्टी फेसेटेड ओपिनियन देना होता है तो यही तीन देने होते हैं। एंड इन हिस्ट्री इट इज वेरी स्पेसिफिक। Whenever I say anything, मैंने कहा कि बैटल ऑफ प्लासी, तो तीनों तरीके से ढूंढो कि पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे बैटल ऑफ प्लासी के, इकोनॉमिक क्या थे, और क्या कोई सोशल रिलीजियस कॉजेज थे या नहीं। कई जगहों पे नहीं होते सोशल रिलीजियस, बट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज ऑब्वियसली हर एक इवेंट के होंगे ही होंगे, नो डाउट्स अबाउट इट। इफ यू आर एबल टू थिंक अलोंग दीज लाइंस तो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, देन इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, सोशल रिलीजियस कॉजेज क्या थे, और सिपाहियों के बीच में स्पेसिफिक डिसकंटेंट के क्या क्या रीजंस थे। इनको देखने के बाद हम देखेंगे कि रिवोल्ट कहां पे बिगिन होता है और किस किस जगह पर, कौन कौन सा टेरिटोरियल एरिया है जहां पर इस प्रकार का विद्रोह हुआ था, एंड रिवोल्ट जहां पर सबसे ज्यादा तेज था, कहां कहां पर सबसे ज्यादा तेज था। जैसे कि भाई रानी की झांसी पे लड़ रही है, ग्वालियर पे लड़ रही है, राइट। सो दैट इज एन काइंड ऑफ एन एपी सेंटर ऑफ रिवोल्ट। उस जगह पे, उस जियोग्राफिकल एरिया में रिवोल्ट होने लग रहा है। अब लाहौर में नहीं हो रहा, लाहौर में उस समय भारत में आता था, लाहौर के अंदर नहीं हो रहा था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द रिवोल्ट, एपी सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। अब अलग अलग ये दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद और बिहार, ये वो एरियाज हैं जहां पर रिवोल्ट हो रहा था। इस पर सप्रेस, यहां पर कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन अलग अलग रिवोल्ट को लीड कर रहा था, और किस किस ने सप्रेस किया। अगेन जस्ट ए फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव, यू प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है कि कानपुर को सप्रेस करने के लिए कौन से ब्रिटिश जनरल इन्वॉल्व था, कॉलिन कैम्पबेल, एंड सो ऑन एंड ऑन। रट्टा लगाना इसके अंदर सीरियस वाली बात। तो बाय द वे, रानी झांसी के साथ लड़ाई करने वाला कौन अंग्रेज था, या उस समय उसका जो अपोजिट मिलिट्री जनरल था वो कौन था। विमान सर रक्षाबंधन के लिए गए हुए हैं। फेलियर ऑफ रिवोल्ट एंड सो ऑन एंड ऑन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट, और ये सारी की सारी चीजें आई थिंक आप लोगों को पता चल गई है कि बेसिकली किसी भी चीज को पढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है, क्या नहीं होती है। नाउ एक बार स्पेसिफिकली बात करें
चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अगर पीपीटी से पढ़ेंगे तो बेसिकली उसमें आपके पास वैसे भी कम इन्फॉर्मेशन है, इट्स जस्ट अ नोट्स जिसको आप नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए, बिस्वा, रक्षाबंधन 12 अगस्त को थोड़ी ना, 11 को है, कल है रक्षाबंधन। महीनूर कह रही है कि आई एम आस्किंग अबाउट द लेफ्ट ओवर टॉपिक ऑफ द येस्टरडे। मैं मुस्कुराऊं या रोऊं, मुझे खुद बता दो तुम्हें क्या करना है। मुझे आई एम राइट नाउ बेसिकली स्लाइटली स्टम्प्ड कि मैं क्या करूं, हंसूं या आंसू निकालूं, खुद बता दो, तुम्हारी श्रद्धा है। थोड़ा रो लो, जो रो, अरे एक दो बच्चा बोल भी रहा है कि रो लो, आंसू निकल रहे हैं बेटा, थोड़े हो सकता है आंसू निकल ही जाए। nevertheless certain people who are asking कि हमने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, it was done for your benefit, we were hoping कि उसी टॉपिक को हम बेसिकली 5 से 6 दिन के बाद करेंगे, because these are not conceptuals, you understand history is not conceptual। मतलब कि हमारे जो 6, जैसे कि एक लेक्चर में हमें 7 टॉपिक करने होते हैं, अगर हम 7वां टॉपिक नहीं करेंगे वो कॉन्सेप्चुअली पहले वाले से एसोसिएटेड नहीं होता है, इट्स जस्ट फैक्चुअल। देयर इज जीरो कॉन्सेप्ट्स इन हिस्ट्री, जीरो कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिवली, मतलब डेटा ही याद करना है हमें इसके अंदर, या फिर स्टोरी याद करनी है। तो जैसे एंग्लो सिख वॉर इज नॉट कनेक्टेड टू एंग्लो मैसूर वॉर, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एंग्लो मराठा वॉर एट ऑल। तो अगर हम उसको 15 दिन के डिफरेंस पे भी करेंगे, इट डजंट मैटर टू अस, हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमें जो याद करना है वो सबका सबका सेम रहेगा। सो जो टॉपिक छूट रहे हैं या अगर छोड़े गए हैं किसी वजह से, द आइडिया वाज कि उनको 1 हफ्ते 8 दिन अगले हफ्ते कराया जाएगा, सो दैट वी विल गेट अ चांस ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स वंस अगेन, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप नहीं रिवाइज कर पाएंगे। नेवरदलेस आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक जिस लेक्चर में या जिस पीपीटी में या जिस हैंडआउट में हो, हम उसी के अंदर खत्म कर ले। आई वुड होप कि आप इस चीज़ को रिवाइज किया कर लिया करेंगे, तो आई डाउट ये ऐसा होगा, ऐसा होता नहीं है। मैं जब पढ़ाई करता था, मेरा टीचर मुझे रोज रिवाइज करने के लिए बोलता था, मैं नहीं करता था। आई यूज्ड टू लव माय टीचर, बट मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। ओह गॉड, I do love you all actually, yeah, right। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो, अच्छी वाली बात है, बहुत अच्छी, मतलब इसका पता है तो मंगल पांडे पिक्चर है। एक बात बताओ, 1857 के रिवोल्ट पे कोई बढ़िया पिक्चर क्यों नहीं बनती, हर बार फ्लॉप है। ये अपनी कंगना रनौत वाली लक्ष्मीबाई, ये भी फ्लॉप थी, और वो मंगल पांडे, वो भी फ्लॉप पिक्चर थी। इनसे ढंग की पिक्चर नहीं बन रही 1857 पे, और इतनी, मतलब देयर आर सो मेनी गुड स्टोरीज पर्टेनिंग टू इट, राइट, देयर आर सो मेनी एक्साइटिंग स्टोरीज जो कि इस पे बन सकती हैं, बट अच्छी पिक्चर बननी चाहिए थी इसके ऊपर एक आधी, राइट। इसमें सीरियल्स कुछ अच्छे बने हुए हैं दो, ऑनेस्टली 1857 के रिवोल्ट पे सीरियल्स कुछ फिर भी अच्छे बने हुए हैं, राइट। आरआर, चलिए बस आरआर इस 1857 पे, आरआर तो 1930s की होगी ना। चलो सुनो, देखो नदन और सेंट्रल इंडिया में 1857 में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, जिससे पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल समाप्त होने की संभावना आ गई थी। दैट इज अ बेसिक सिचुएशन, ये हमें पता है। 1857 का जो रिवोल्ट था, स्पेसिफिकली ये बिगिन होता है सिपाहियों की म्यूटिनी से, ठीक है। इट बिगिंस विद द म्यूटिनी ऑफ द सिपाहीज। सिपाही किसको कहते थे, जो कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी, तो वो सारे के सारे लोगों को तो यहां नहीं ला सकती थी। अगर इंडिया में रूल करना था तो उनमें यहां पे भी लोगों को एम्प्लॉय करना ही था। सो दे स्टार्टेड एम्प्लॉइंग पीपल इन देयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड इन देयर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो उस समय आर्मी मेंटेन कर रही है। दे वर मेंटेनिंग देयर ओन आर्मी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड दे बिकेम ए पॉलिटिकल पावर। तो आर्मी से ही तो बेसिकली उन्होंने कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन किए थे। तो उसमें जो इंडियन जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, उनको सिपाही कहा जाता था। सिपाही से स्टार्ट होते थे, लेकिन धीरे धीरे पेजेंट्स, आर्टिसंस और सोल्जर्स दे ऑल्सो बेसिकली फॉट। अब जो ये रिवोल्ट था 1857 का, ये स्पेसिफिकली बोला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के डिस्कंटेंट की वजह से नहीं था। जस्ट बिकॉज कि सिपाहियों ने स्टार्ट किया तो कोई इस पे ब्लेम कर सकता है कि ये सिपाही ही दुखी थे, बाकी तो सारे के सारे अंग्रेजों के राज से खुश थे, बट ऐसा कुछ था नहीं, दूसरे लोग भी थे। बेसिकली जो रिवोल्ट का जो रीजन है, इट वॉज द अक्यूमुलेटेड ग्रीवांसेस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 और 4 डेकेड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी, देवर क्वाइट मतलब वो बहुत सारा डिस्कंटेंट इकट्ठा कर रही थी हमारे देश के अंदर, और उसका फाइनली रिजल्ट बेसिकली कुकर में प्रेशर बनता जा रहा था, और वो जो प्रेशर जाता है लास्ट में वो फटा कैसे, 1857 के विद्रोह के रूप में, जो कि सिपाहियों से स्टार्ट हुआ, बट सिर्फ और सिर्फ उनका था नहीं, देयर वर अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो कि अंग्रेजों को नहीं पसंद कर रहे थे, उसके बीच में भी सुसाइड होता है। अब सपोज करो ये अंग्रेज जो थे पिछले 100 साल से कॉन्कर किए जा रहे थे कंट्री के लिए, तो थोड़ा सा अंदर डिस्कंटेंट और हेट्रेड फॉरेन रूल के अगेंस्ट धीरे धीरे बन ही जाता है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में बनता है। वो किस प्रकार से बन रहा था, क्या क्या है, किस किस के बीच में है, ये बताते हैं। सबसे पहले
क्लैरिटी से लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। पिछले दे वर रूलिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ना, पूरी जितने हमारे जो एज है उसके 4 गुना साल हो चुके थे इनको रूल करते हुए। एंड उन 4 गुना सालों में यानी 100-120 सालों में कर क्या रहे हैं, बेसिकली दे आर जस्ट इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटिंग। तो जो सबसे बड़ा रीजन अगर हमसे पूछा जाए कि 1857 में आने वाला विद्रोह क्यों हो रहा है, दैट यू विल राइट द फर्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री। बेसिक है, ठीक है। कौन कौन से रीजन है? सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिशर्स। एंड उसके बाद इन्होंने कंप्लीटली जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक था, इन्होंने अपना अंग्रेजों वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो नया इकोनॉमिक सिस्टम लाया, उससे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो एवरी पर्सन हु वाज इंडियन, जो इंडिया सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम पर बेस्ड होता था, उसको बेसिकली गुस्सा आ गया। नाउ स्पेसिफिकली जनरल कॉजेज कौन कौन से थे? ब्रिटिश लैंड एंड देयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, उनका सिस्टम ऑफ लॉ एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन। सो द फर्स्ट इज इकोनॉमी, the second is land revenue policies and the third is basically their law and administration which were all foreign। मतलब आज तो वो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश वाला ही हम यूज कर रहे हैं, बट वी आर यूज्ड टू इट, वी आर बोर्न इनटू इट, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि ठीक है ऐसे चलता है तो नॉट अ प्रॉब्लम। बट जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिसने वो कभी देखा नहीं हो जिंदगी के अंदर और उसके ऊपर एक अलग से इंपोज कर दिया जाए, सो दैट एक्चुअली बिकेम सर कारतूस बाला में नहीं था क्या? आयुष्मान आपके मैसेज मुझे दिख रहे हैं। डाउट सेशन वीक में लिया जाएगा, यस दैट इज 400% श्योर, ठीक है, वो पक्का कर रहे हैं हम। डाउट सेशन करेंगे एक वीक में, हम लास्ट में क्या करेंगे। दैट इज द रीजन स्पेसिफिकली पुलिस वर ए स्कर्ज टू द पीपल। पुलिस उस समय की बेसिकली बहुत ही करप्ट थी। ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स जो थे, इनके पास खुद डेट में चले गए थे, किसी के पास पैसा नहीं था। करप्शन बहुत ही लोअर लेवल्स पे। कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम बन चुका था जिससे रिच ऑप्रेस कर रहे थे पुअर को। सर ये तो आज भी ट्रू है, यस। तो व्हाई आर वी नॉट रिवोल्टिंग? इज देयर अ रीजन व्हिच यू कैन गिव मी? द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम enabled द रिच टू oppress द पुअर। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज probably valid today also, right? Which was valid in 1850s. They revolted. Why are we not revolting? That is the question which I am actually asking you. अगेन हम क्या कर रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के स्पेसिफिक रीजंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एज वी आर अंडरस्टैंडिंग, द फर्स्ट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स, द सेकंड वर देयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, the third was basically the law and administration which they introduced. The police was corrupt, basically उनकी ही पुलिस थी, तो पुलिस करप्ट थी काफी ज्यादा, जो लोगों को harass किया करती थी। And the judicial system which they introduced from the 1773 regulating act was primarily to protect the interest of the East India Company, और उससे basically सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोग थे उनको harass किया जा रहा था या उनको तंग किया जा रहा था, oppress किया जा रहा था। All these things were creating a discontent in the society. Just imagine कि कोई लोग क्यों उठ के अचानक से रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं। Have you ever revolted in your life? No. Which means even though you might not be happy about few things, you are more or less contented about your life. कि ठीक है, हल्की फुल्की चीजें तो सरकार से नाराजगी चलती ही रहती है, but you are okay with more or less stuff, right? These people are revolting. Why are they revolting? मिडिल और अपर क्लास जो सोसाइटी की थी उस समय की, इंडियन सोसाइटी की, पर्टिकुलरली नॉर्थ में, इनको बड़ा दुख हो रहा था यार। क्यों? क्योंकि इनके पास जो भी पहले राजा महाराजाओं की जो टाइम में हायर पोस्ट मिला करती थी, अब अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेजों के आने से पहले जो राजा महाराजा थे उनकी हायर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट जाती थी हायर कास्ट वालों को, ठीक है। सो दे वर वेरी हैप्पी विद द लाइफ। बट जैसे ही अंग्रेज आए, they didn't care about it. तो ये लोग बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली इस बात से दुखी थे। ब्रिटिश सुप्रीमेसी also led to the ruin of person who made a living by following cultural pursuits. देखो एक एग्जांपल की बात है, आपको किसी के गाने पसंद होंगे, जैसे कि बादशाह के कोई गाने पसंद है, अच्छे वाले हैं बादशाह के कुछ, या फिर आपको किसी प्रकार के क्लासिकल सॉन्ग पसंद है, बॉलीवुड के सॉन्ग पसंद है, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक विच यू लाइक, ठीक है। अब आप फुल फ्लेजेड पावरफुल रूलर बन जाओ, तो हमें जो चीजें पसंद होती है वी ओनली डू दैट, राइट? जो हमारा टेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है। अंग्रेज जब आए तो उनको जीरो इंटरेस्ट था कल्चर के अंदर, म्यूजिक के अंदर। जो लोग उस समय के आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट थे, लोकल, उनको अपने वाले पसंद है, अपना बीथोवन, बैक, मोजार्ट, वो दे लाइक देम, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, उनको वो पसंद है, वहां पे उनको पैसे दे रहे हैं, सो वहां पे प्रमोट हो रही है कल्चर। इंडिया में नहीं हो रही बिकॉज दे डिडंट लाइक इट। तो जब लाइक नहीं होगी तो बेचारे जो भी कल्चरल परस्यूट से पैसा कमाया करते थे, अंग्रेजों के समय में ये सबसे ज्यादा डूबे, कंप्लीटली डूबे। एंड व्हाई डू वी से कि एट दैट टाइम इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वर स्टैग्नेटेड। कल हम जब पढ़ रहे थे, स्टैग्नेटेड एक वर्ड पढ़ा था हमने, ममीफाइड का।
मम्मीफाइड का मतलब एक जगह पर रुक जाना। किस वजह से रुके हुए थे? बिकॉज द पैटर्न्स, या जो लोग उनको प्रमोट करते थे आर्ट और कल्चर को, दो बढ़ावा देते थे, आगे जो चीजें बढ़ती थी, कि गुप्ता टाइम्स में एक आर्किटेक्चर था, उसके बाद मुगल टाइम्स का एक अलग आर्किटेक्चर था, द पीपल वर एक्चुअली नॉट देयर, क्योंकि अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था। नाउ स्पेसिफिकली इसके साथ साथ एक और जो इसका मेजिक रीजन है अनपॉपुलैरिटी का, इसकी फॉरेननेस। ब्रिटिश परपेचुअली फॉरेनर्स रहे थे हमारे देश में, कोई कम्युनिकेशन का लिंक नहीं था उनके और इंडियंस के बीच में। बाकी जो भी लोग आज से पहले, यानी कि 1750 से पहले जो भी लोग भारत आए ऑलमोस्ट, अगर वो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके तो वो यहीं के होके रह गए। वी असिमिलेटेड देम इनटू आवर ओन कल्चर, दे बिकेम वन ऑफ अस, उनको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, और अलेक्जेंडर, जैसे 2300 साल पहले अलेक्जेंडर आया था, तो वो आया, एक इन्वेजन करके चला गया, सो ही वाज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट टू द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका कोई रोल ही नहीं रहा। बट अंग्रेज यहाँ थे, दे वर इन्वेडर्स, दे स्टेड हियर, बट दे नेवर बिकेम वन ऑफ अस। वो यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए थे, दे केम ओनली टू टेक द मनी आउट ऑफ इट। दैट फॉरेन नेचर ऑफ द रूल ऑलवेज बिकेम देम, दे डिड नॉट मिक्स सोशली इवन विद दी अपर क्लास, रादर उनको एक रेशियल सुपीरियोरिटी थी, मतलब कि उनके दिमाग में कंटेम्प्ट और एरोगेंस, वो जो एटीट्यूड होता है ना, जैसे हमारा लगान वाला रसल है, उसकी आंखों में दिखता है कि वो भुवन से नफरत तो करता ही है क्योंकि भुवन उससे बेटर है, बट उसको रेशियली भी देखता है। रसल इज अ जेलस पर्सन, राइट? रसल इज अ सैडिस्ट पर्सन। तो भुवन उससे बेटर है, इस बात का उसको खुंदक तो है ही कि व्हाई दिस गाय, ये मेरे सामने खड़ा कैसे हो रहा है, बट दैट इज व्हाई, क्योंकि वो रेसिस्ट है, ही इज अ रेसिस्ट पर्सन। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मैं गोरा साहब होके ये ब्राउन मेरे सामने खड़ा कैसे है अकड़ के, यही बात। सो दिस रेशियल सुपीरियोरिटी की प्रॉब्लम है, ये गोरों में बहुत रेगुलरली देखी गई है, ठीक है, अंग्रेजों में भी है और अमेरिकनों में भी देखी गई है, एंड दिस बिकम्स स्पेसिफिक रीजंस। अब ब्रिटिशर्स ना ही यहां पर सेटल होने आए थे भारत के अंदर, ना ही इसको अपना घर बनाने के लिए आए थे, बाकी दूसरे लोगों की तरह, जैसे कि मुगल आए एज एन इन्वेडर्स, ठीक है, या फिर दिल्ली सल्तनत वाले लोग आए एज ए इन्वेडर्स, बट दे स्टेड हियर एंड दे बिकेम हियर, पार्ट में हो गए, मिल गए, मिक्स हो गए, अब तो पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन किसका है। तो ये वेग सॉर्ट ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग हमेशा रहती थी स्पेसिफिकली, और रिवोल्ट के अंदर यही था, मतलब समथिंग लाइक दिस, इसी प्रकार की एक पर्टिकुलर फीलिंग थी ब्रिटिशर्स की, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड दे टेक्निकली डोंट बिलोंग टू दी आवर कंट्री, ठीक है। द नेम ऑफ द लेसन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपकी किताब में छठा चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी का, द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम चैप्टर नंबर 6 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 किया था। कल की क्लास में हमने किया था सोशो एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, हेंस वी आर डूइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। लगता है मुझे कमेंट्स देखने नहीं पड़ेंगे, कमेंट्स देखने नहीं चाहिए मुझे, पढ़ा तो हुआ तुम लोगों ने कईयों ने, चलो। एंड देन साइमल्टेनियसली ये जो डिसकंटेंट बढ़ रहा था, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी कि जो अंग्रेजों की इनविंसिबिलिटी है वो भी साथ ही साथ खत्म हो जा रही थी। शैटर्ड द जनरल बिलीफ इन द इनविंसिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश आर्म। एक्चुअली में सेम टाइम में ये जो 1720 से लेके 1760 का जो समय है, और 1820 से लेके 1860 का जो समय है, जिसमें बेसिकली भारतीय जनता के अंदर इंडियन पीपल, पेजेंट्स के, आर्टिसंस के, सोल्जर्स के अंदर जो डिसकंटेंट बढ़ रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, एक और पैरेलली कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हो रहे हैं। क्या इवेंट्स हो रहे हैं? दे आर की ये जो इनविंसिबल हैं ब्रिटिशर्स, ये एक्चुअली में है नहीं। क्या थे स्पेसिफिकली? इन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर 1838 में, पंजाब वॉर्स 1845 से, क्रीमियन वॉर 1854-56 में, इसमें इनको स्पेसिफिकली डिफीट सहनी पड़ी थी। साथ ही साथ पैरेलली एक संथाल रिबिलियन हुआ था बिहार और बंगाल में, जो कि बिल्कुल 1 साल पहले हुआ था रिवोल्ट से पहले, जिससे ये पता चला कि ब्रिटिशर्स के बारे में जो ये इनविंसिबिलिटी की थ्योरी है कि दे आर लाइक अमेजिंग, दे आर ग्रेट, और इनके पास तो आर्म्स है, इनको कभी डिफीट नहीं किया जा सकता, वो धीरे धीरे बेसिकली शैटर होने लग रही थी। आई विल जस्ट ओपन समथिंग फॉर यू, जस्ट अ सेक। सी, हम जो अगर आप जिसमें से कोई भी बच्चा ये पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहा है, स्पेक्ट्रम, तो वी आर डूइंग दिस वन कि कॉजेज क्या क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे, उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशो रिलीजियस कॉजेज क्या क्या थे। तो जैसे ये जो रेशियल ओवरटोन्स हैं, सुपीरियोरिटी वाली जो बात हमने पढ़ी है, दीज आर बेसिकली दी सोशियोलॉजी, सोशो कॉजेज है। इसके बाद अभी हम अपनी किताब में देखेंगे तो हम रिलीजियस कॉजेज के ऊपर आने वाले हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। हमें बेसिकली साइड बाय साइड एक छोटे छोटे पॉइंट्स में ये रीजंस बताने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं,
कौन कौन से रीजंस हैं डिस्कंटेंट डेवलप होने के। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि अनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1856, ये भी रिजेंटमेंट जो इंडियन पब्लिक है उनके बीच में रिजेंटमेंट बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था। डलहौजी was the governor general of India at that time, governor general of India थे। he is sometimes credited with the fact कि इसके पॉलिसीज की वजह से he is the reason, rather एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में कि was Lord Dalhousie was responsible for the revolt of 1857 और how did his policy actually led to the revolt of 1857। इस बात में, इस डिस्कशन में आपको स्पेसिफिकली जो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, स्पेसिफिकली इसका जो फोकस था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी को फॉलो करने पे एंड हिज इमीडिएट एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से टोटल 7 इंडियन स्टेट्स को एनेक्स किया था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। कौन कौन सी 7 हैं ये सारी की सारी याद होनी चाहिए। और एक अवध को भी किया था। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, रादर माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से किया गया, एनेक्सेशन किया गया है। बट दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। अब अगर नोटिस करोगे तो जो रिवोल्ट है वो अवध के एरिया में ही होने लग रहा है, राइट। मेरठ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द प्रेजेंट डे जो यूपी का एरिया है, दैट इज व्हाट वाज कॉल्ड अवध अर्लियर। तो अवध के अंदर ही रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है, अवध के एरियाज में ही रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है, वहां से ही सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वाई? क्योंकि एग्जैक्टली 1 साल पहले लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अनेक्स कर लिया था। मोर स्पेसिफिकली इट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ रिबिलियन इन अवध और कंपनी की आर्मी के अंदर भी। वाई? क्योंकि कंपनी में जो सिपाही हैं वो कहां से आते थे? इन्हीं पर्टिकुलर एरिया से। अब चाहे वो एक सिपाही हो, सोल्जर हो, एक डिफरेंट आर्मी के अंदर हो, लेकिन अपनी रूट से, अपनी सोसाइटी से, अपने गांवों से तो जुड़ा ही हुआ होगा। तो अगर उनके गांवों वालों को या घर वालों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो सेम काइंड ऑफ सेंटीमेंट, सेम काइंड ऑफ एंगर उनके अंदर भी आ जाता है। सो ब्रिटिश सिपाहियों ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया गया था कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन उनको रीजनल और लोकल पेट्रियोटिज्म जरूर था। पैन इंडिया नेशनलिज्म नहीं था हमारे सिपाहियों में उस समय, जानते भी नहीं थे कि सब कुछ इंडिया होता था। इसीलिए जो इंडियन सिपाही है वो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ सकते थे। तो एंग्लो मराठा वॉर होती है तो अंग्रेज लड़ रहे हैं मराठास के अगेंस्ट, तो उसमें इंडियंस भी हेल्प कर रहे हैं, उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। दैट इज हाउ इट एक्चुअली इसी प्रकार से तो वर्क करता है। दैट इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स लाइक दैट। लेकिन रीजनलिज्म डेफिनेटली उनके अंदर था। तो अवध के लोगों में अगर डिसकंटेंट होता है तो उनका जो पर्सनल कनेक्शन था अवध से कि मैं भी अवध से हूं, दैट वाज डेफिनेटली देयर। सो दिस annexation of अवध definitely severely affected the सिपाही। सिपाहियों को बेसिकली स्पेसिफिकली नुकसान हुआ। अब डलहौजी ने, नो डाउट अबाउट इट, डलहौजी ने बहाना दिया था कि जो वहां का नवाब है अवध का, वहां पर बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस कर रहा है, पर उसके बावजूद भी लोगों को बेसिकली कोई खास फायदा मिला नहीं है स्पेसिफिकली। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में पेजेंट्स, जमींदार जो पुराने वाले थे, इन्होंने अपनी जमीनें खोई, नए जमींदारों मिल गए, नए मनी लैंडर्स बन गए, इन सब के अंदर डिसकंटेंट था। नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन की डिसोल्यूशन हुई, अवध के नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन की डिसोल्यूशन हुई, तो उसके जो भी हायर ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे बेसिकली जॉबलेस हो गए। अगेन दे वर इंपॉर्टेंट पीपल बिफोर द ब्रिटिशर्स अनेक्स्ट। जब वो जॉबलेस हो जाएंगे तो वो अपने गाँवों में वापस जाएंगे, दिल बी एंग्री, काइंड ऑफ गुस्सा तो आएगा उनको अंग्रेजों के ऊपर। मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स, हैंडीक्राफ्ट्समैन जो कि बेसिकली उस समय अपना लाइवलीहुड नवाबों के पेट्रन्स के द्वारा बनाते थे, ये सारे के सारे जो प्राइमरली स्पीकिंग थे, ऑल ऑफ देम बिकेम द प्रॉब्लम। तो ये अवध की जो अनेक्सेशन है ये वन ऑफ द मेजर रीजन है 1857 रिवोल्ट का। सो पहले इकोनॉमिक वाला आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रीजंस में कौन कौन से हैं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। देन देयर आर स्पेसिफिकली एनेक्सेशन ऑफ अवध इज अ वेरी वेरी मेजर रीजन। एंड दिस पॉलिसी, ये जो स्पेसिफिकली एनेक्सेशन की पॉलिसी है, नाना साहिब, रानी ऑफ झांसी, बहादुर शाह, इन सबको अंग्रेजों का एनिमी बनाने के लिए इन्होंने ही हेल्प की थी। डलहौजी से पहले अगर आप नोटिस करोगे तो अनेक्सेशन जो है वो स्लो हो रहा है, ठीक है। और जब चीजें स्लो होती हैं तो पीपल डोंट एक्चुअली रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। स्लोली किसी भी चेंज को ले आओगे तो लोगों को बेसिकली कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग रादर उससे अडेप्ट कर लेंगे। बट डलहौजी 1849 में आता है और 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। एट दैट टाइम उसने इतनी तेजी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया, या इतनी एंथुजियाज्म से, या इतने फोर्स से, और या इतनी तेजी से वो अनेक्सेशन कर रहा था कि दिस ऑब्वियसली वुड क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डिसकंटेंट इन। नाउ स्पेसिफिकली एक और चीज देखो, ब्रिटिश इस बात पर जिद कर रहे थे कि झांसी जो होगी
रानी लक्ष्मीबाई का क्योंकि एक नेचुरल एयर नहीं था, उनके राजा जो रानी लक्ष्मीबाई जो राजा थे झांसी के, उनकी डेथ हो गई थी एंड ही डाइड विदाउट गिविंग बर्थ टू ए नेचुरल एयर, मतलब कि खुद का उनका बेटा नहीं था। तो रानी झांसी ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों ने अंदर डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तौर पे कहा कि बिकॉज देयर इज नो नेचुरल एयर, तो बेसिकली जो झांसी है उसको हम एनेक्स कर लेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई बेसिकली हु वांटेड हर अडॉप्टेड सन टू सक्सीड हर डिसीज्ड हस्बैंड, वो इस बात से तय नहीं थी। साथ ही साथ मुगल्स वाले भी बड़े गुस्सा थे क्योंकि 1849 में डलहौजी ने डिक्लेयर किया था कि बहादुर शाह का जो बेटा होगा या सक्सेसर होगा वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगा, रादर उसको बेसिकली कुतुब के पास एक छोटा सा बंगला है या महल है उसके वहां पर रहना पड़ेगा। तो जो मेन मुगल राजा जो कि अब तक लाल किले के अंदर रह रहा है, विच इज द सीट ऑफ द काइंड ऑफ ए सिंबॉलिक पॉलिटिकल पावर टिल देन, दैट वुड बी नॉट बी डन। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग जब आ गए थे, इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह की डेथ के बाद मुगल्स वुड लूज द टाइटल ऑफ द किंग्स। तो मतलब कि दिस इज द लास्ट मुगल राजा, ये इन्होंने कर दिया था। सो मुगल्स वर एंग्री, झांसी की रानी वर एंग्री, बाजीराव टू का जो बेटा था, बाजीराव टू का भी अडॉप्टेड सन था नाना साहेब, बाजीराव टू इज द लास्ट पेशवा। तो जब 1820 के बारे में हमने पढ़ा था कि 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जब मराठास को डिफीट कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, सो दे एक्सटिंग्विश कि आज के बाद अब कोई पेशवा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दे हैव टेकन द कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी, तो पेशवा की जरूरत ही नहीं है। तो उस समय पेशवा कौन है? बाजीराव टू। अब जो ये बाजीराव टू है, इसका एक अडॉप्टेड सन है जिसका नाम है नाना साहिब। तो बाजीराव टू को 1818 में डिफीट करने के बाद ये इसको मिल रही है तब से लेके अब तक पेंशन, और इसकी डेथ हो जाती है 1851 में। 1851 में जब इसकी डेथ हो जाती है, इसको जो पेंशन मिल रही थी अंग्रेजों की तरफ से, अब नाना साहिब को बेसिकली ये पेंशन देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अडॉप्टेड सन है, ही इज नॉट द नेचुरल हेयर, तो क्यों दे। हेंस नाना साहिब वाज आल्सो अगेंस्ट, मतलब कि देयर वर समटाइम्स के कुछ पेटी रीजंस भी मिलेंगे आपको कि कोई किसके अगेंस्ट क्यों लड़ रहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ज्यादा वैलिड रीजन दिखेगा आपको कि भाई उसका राज है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अपने अडॉप्टेड सन को राजा बनाना चाहती है, तो व्हाई वुड ब्रिटिशर्स इंटरफियर। यू विल फाइंड कि हाँ वी सपोर्ट दैट काइंड ऑफ आइडिया। नाना साहिब के में हो सकता है आप ये बोलें कि सर नाना साहिब के पिताजी बाजीराव टू पेशवा थे, उनको पेंशन मिल रही थी वो भी 30-40 सालों से, जरूरी थोड़ी ना नाना साहिब को भी दे। काइंड ऑफ यू कैन प्रोबेबली से, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है इस चीज की। नाउ स्पेसिफिकली आइए बात करते हैं आगे। चलिए, अब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, दैट वाज रिलेटेड टू द रिलीजन। धर्म हमेशा बीच में कहीं ना कहीं पे आड़े आ ही जाता है, वन वे और दी अदर, कभी चाहे पॉजिटिवली कभी नेगेटिवली। तो अगर हम इसमें बात करें सोशियोलॉजिकली बात जो हुई, उसके बाद एक रिलीजियसली भी बात करें, स्पेसिफिकली एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। कौन सा चार्टर एक्ट है जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने के लिए परमिट कर दिया गया था और वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। अब जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, ये हर जगह दिख रहे थे आजकल, हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, मार्केट में, और ये लोगों को कन्वर्ट करते थे। ठीक है, दे मिशनरीज ट्राई टू कन्वर्ट पीपल, रादर कई बार बहुत ही वायलेंट और वल्गर पब्लिक अटैक्स करते थे हिंदुइज्म और इस्लाम पे। और क्योंकि they were brought by the Britishers, they were more or less, they had police protection, उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन थी। तो आप सोचिए, आज द मॉडर्न सोसाइटी इज सो सेंसिटिव अबाउट द रिलीजियस टॉपिक्स, राइट? सो मतलब फायर हो सकती है, राइट्स, आज भी राइट्स होते हैं रिलीजन के बेसिस पे। व्हाट वुड हैव हैपेंड इन 1850s? 1850 के समय में क्या होगा? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसने 53 लिखा वो गलत है, 1813 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, मेरा एक छोटा सा जस्ट हैप्पी क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमारे एक प्यारे से छात्र ने, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने लिखा सर मेंटर असाइन नहीं हुआ है। आप ये बताओ कि क्लास के 50 मिनट के बीच में जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं, इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? आई स्टिल लव यू दो। 1850 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें जो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करेगा, ही कैन इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इस लॉ को अगर देखोगे तो लॉजिकली क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए था। एक तो क्या होता है कि यूजुअली जब रिलीजन कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जो लॉज होते हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पहले बेदखल करते हैं। दैट इज हाउ यू मेक डिफिकल्टी, राइट? मतलब क्या नाम है, कन्वर्जन के बाद, एटलीस्ट 1850 से पहले कन्वर्जन को रोकने का एक तरीका क्या था कि भाई अगर कन्वर्ट कर दोगे, धर्म को कन्वर्ट कर दोगे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो अब क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करवाना है हिंदू और मुस्लिम्स को,
तो नहीं कर रहे क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हाथ से जाएगी, दैट इज वन मेजर रीजन। तो अंग्रेजों ने इस चीज को बताने के लिए उन्होंने खुद एक लॉ पास कर दिया 1850 में, बोला कि जो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर लेंगे उनको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। सो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन, right? Because now you get the idea कि Britishers are actively trying to convert the religion of the Hindus and Muslims, which you know it is going to become a volatile situation. Government खुद basically चर्च को, priest को आर्मी में मेंटेन किया करती थी, ऑफिशियल्स, सिविल, मिलिट्री वाले बल्कि अपने आप को प्रोपेगेंडा चलाते थे कि भाई करो, स्कूल्स में, जेल्स में इंग्लिश ऊपर से लैंग्वेज हो चुकी थी, क्या नाम है, मीडियम ऑफ एजुकेशन दे यूज्ड टू प्रमोट। सो ये जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज थी, इनके बीच में जो इंडियंस थे, दे स्टार्टेड गेटिंग दिस आइडिया कि ब्रिटिशर्स आर हियर टू बेसिकली कन्वर्ट द रिलीजन ऑफ द इंडियंस, विच दे प्रोबेबली डिडंट लाइक इट। एंड अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर ये तो वैसे हेडेक है। कंजर्वेटिव रिलीजियस जो लोग थे वो वैसे ही दुखी थे। वो इसलिए दुखी थे कि जब गवर्नमेंट को ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स लेते थे, इवन ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर्स, उनको वो भी पसंद नहीं थे। जैसे कि अगर राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों को पेटिशन किया कि यार सती को बैन करवा दो, और विलियम बेंटिक ने एक ऐसा रूल निकाल दिया बंगाल प्रेसिडेंसी में 1829 में टू बैन दी सती, और फिर 1830 में उसने मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी उसके ऊपर लागू करवा दिया। द कंजर्वेटिव सेड कि नो, अंग्रेजों को कोई इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं हमारे रिलीजन को रिफॉर्म। अब व्हाट वुड यू से अबाउट इट? मैं पर्सनली मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में क्या कहोगे कि सर अंग्रेज कर तो अच्छा रहे थे, तो फिर जो ये सेक्शन ऑफ लोग हैं ये उनसे दुखी क्यों थे? जैसे कि भाई सती को अबॉलिश कराया, विडो की रीमैरिज करवाई और वेस्टर्न एजुकेशन को लड़कियों के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब अनड्यू इंटरफेरेंस है। तीनों के तीनों लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में। अब आजकल की लड़कियां जो हैं, भाई तुम्हें थोड़ा, मैं कहता हूं मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी साइड से, तो तुमको तो आ ही रहा होगा कि अंग्रेजों ने हटा रहा है ये, they are actually doing it. Indian reformers भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं because Britishers are making laws, so they are actually doing it. The conservative of that time are angry at Britishers कि तुम क्यों कर रहे हो भाई, काय को कर रहे हो तुम, मेरी लड़कियों को स्कूल जाने की बातें करते हो, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मतलब यू रियलाइज कि डिसकंटेंट हमेशा वैलिड नहीं होता है। कई बार हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वी विल नॉट बी एबल टू जज कि वो सही थे या गलत थे। उनका कहना ये था कि दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द ब्रिटिशर्स, दिस इज द इंटरफियरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स इन आवर लाइफ एंड दे कांट डू इट। वैसे झूठ है ये, ठीक है। उनको अगर इंडियंस भी करते तो ये इन्होंने रोना मचा रखना था। ऐसा मत सोचना कि ये इसलिए ब्रिटिशर्स को कर रहे थे। अगर इंडियन रिफॉर्मर्स करते तो उनको कौन, उनकी बड़ी ना मान रहे थे, ये मानने वाले तो ये वैसे भी नहीं थे। ऑर्थोडॉक्स और जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, इनके अंदर चेंज कोई भी ले आए, चाहे अंदर से आए चाहे बाहर से आए, इन्होंने नहीं मानना, कहीं से भी नहीं मानना इन्होंने, ठीक है। इनको जबरदस्ती कराने का वाला होता है इनके पास। नेवरदलेस इसका क्या हुआ इफेक्ट, बेसिकली द पीपल एक्चुअली बिकेम एंग्री। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 इन सारे रीजंस की वजह से, ऑल दीज रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के करप्शन की वजह से, कुछ सोशल जी की वो रेशियल सुपीरियरिटी मांगते थे ब्रिटिशर्स, एंड कुछ सम काइंड ऑफ दीज रिलीजियस रीजंस, क्योंकि मिशनरीज आ रहे थे और वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे थे, तो ये चेंज ऑफ रिलीजन जो हो रहा था, इन सब रीजंस की वजह से इंडियन सोसाइटी के अंदर, और एक एक्सटर्नल रीजंस भी थे, क्योंकि उसी समय में अफगान वॉर, क्रीमियन वॉर, एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स को बड़ी तेजी से मुंह की खानी पड़ी थी। और उससे पहले ही प्रीसीडिंग कुछ ईयर्स में संथाल रिबिलियन हुआ था, यानी कि देयर वाज अ मैसिव ट्राइबल अपराइजिंग against the Britishers, which demolished the idea कि Britishers are invincible. So all this several factors अगर हम देखें came to the idea कि हमारी सोसाइटी में एक जनरल डिस्कंटेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। So ये सारे के सारे डिस्कंटेंट को एक रास्ता मिलता है, एक वे मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जब म्यूटिनी स्टार्ट होती है कंपनी की, एक सिपाहियों की एक कंपनी में। स्पेसिफिकली एक और देखते हैं कि क्यों सिपाहियों ने क्यों किया। अभी तक तो जनरल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि अब तक तो अपनी सर्विस डिवोट कर रहे थे, रादर पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने थोड़ी ना इंडिया को कॉन्कर किया था, इन्हीं सिपाहियों ने कराया था ना। ब्रिटिशर्स कितनी आर्मी ला सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100, 150, 400 आर्मी में हैं तो सारे के सारे हमारे सिपाही इंडियन ही थे। दे एक्चुअली हेल्प्ड देम कॉन्कर द इंडिया। तो जो लोग व्हाई डिड दे रिवोल्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं स्पेसिफिकली कि ये अचानक से क्यों रिबिलियस हो गए। एक तो पहले दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट, दे आर ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो वो बाहर से तो कहीं से आए नहीं है। तो जो सोसाइटी में जो ये डिस्कंटेंट घूमने वाला है, देयर दैट इज गोइंग टू रीच द सोसाइटी, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मोर इंपॉर्टेंटली ये बड़े इस बात से इफेक्टेड थे, दे वर ड्यूली अफेक्टेड विद दिस बिलीफ कि वो कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियंस को क्रिश्चियनिटी से। सिपाहियों के अंदर जो सबसे बड़ा डर था, क्यों, क्योंकि मिलिट्री में जो ये मिशनरी एक्टिविटी थी ये काफी तेजी से बढ़ रही। ये जो मिशनरी एक्टिविटी
तुम्हारी मेरी पर्सनल बात है, ठीक है, अकेडमिक्सली पेपर में मत लिखना ये वाली बात। हम हिस्ट्री में तो अकेडमिकली पढ़ने के लिए हमें बड़े सारे से रीजन पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन लड़ाई धर्म की थी यहाँ पे। मतलब अगर देखा जाए तो मतलब क्या, मतलब प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये था कि वो गन में उन्होंने क्या कहते हैं पिग और काऊ की चर्बी मिला रखी थी अंग्रेजों ने। दैट वाज द र्यूमर गोइंग ऑन एट दैट टाइम। सो असली मुद्दा लास्ट में धर्म का ही है, रिलीजन के ऊपर ही चल रहा है रिवोल्ट। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें दूसरे फेसेट देखने हैं अकेडमिकली, बट तुम्हें क्या लगता है ना सिर्फ रिलीजन के ऊपर ही लग रहा है? और भी होंगे ऐसे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट देखो तो सही। चलो तो सिपाही जो थे इन्हें समस्या थी भाई। ये सिपाहियों की रिलीजियस और कास्ट ग्रीवांसेस खुद भी थे। 1850 के समय में जो एक कास्ट रूल्स थे ये बहुत ज़्यादा रिजिड थे, ये फॉलो किया करते थे। और वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कास्ट रूल क्या होता है कि हिंदुओं के उसमें अपर कास्ट में रूल चलता है कि उस समय, अब नहीं होता ये, कि अगर कोई हिंदू समुद्र के पार चला जाता है तो वो अपनी जात खो देता है, ठीक है। अब ये है आर्मी में सारे के सारे सिपाही। अब ये अफगानिस्तान भी लड़ाई करते हैं, इनको इजिप्ट भी भेज देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वहाँ पे भी कॉलोनी, अफ्रीका में भेज देते हैं, इनको म्यांमार भी भेज देते हैं, जिसमें इनको ना समुद्र क्रॉस करना पड़ता था। और जैसे ही ये कोई समुद्र क्रॉस करता था और ये समुद्र क्रॉस करके वापस आते थे तो इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाता था। मतलब कि इनकी आइडिया वाज कि दे हैव लॉस्ट देयर जाति, उनकी जात खत्म हो चुकी है या फिर उनका धर्म खत्म हो चुका है। तो ये आइडियाज बहुत ज्यादा फॉलो करने पड़ते थे। तो इंडियंस उस समय बहुत ही स्ट्रिक्ट कास्ट रूल्स फॉलो करते थे। मिलिट्री अथॉरिटीज को ये मतलब दे ऑब्वियसली कांट डू इट टेक्निकली, राइट, क्योंकि आर्मी सिंगल माइंडेड होनी चाहिए। आर्मी में कास्ट रूल्स या रिलीजन के रूल नहीं चल सकते। तो जो भी कास्ट के या सेक्टेरियन मार्क्स थे वो उनको फॉलो नहीं करवा सकते थे। ये इनको इस बात पे भी गुस्सा था कि मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं तो तुम करने क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये तो नीची जात का है, तो ये नीची जात का तो मेरे साथ कैसे रह सकता है। ऑल दीज इश्यूज वर देयर इन द इंडियन सिपाही ऑल्सो। 1856 में एक एक्ट पास किया गया जहां पे हर जो नया रिक्रूट होता था, नया सिपाही होता था, अंडरटुक टू सर्व इवन ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। इससे सिपाहियों के सेंटीमेंट बहुत ही ज्यादा खतरे में आ गए। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजियस बिलीफ था कि अगर वो समुद्र क्रॉस कर देते हैं तो उनकी जाति का नुकसान, मतलब जाति खो जाएगी। और ऐसा होता था उस समय, गांव में फिर उनको घर पे एंट्री नहीं मिलती थी। तो 1856 में जब कंपलसरी कर दिया तो ये सारे सिपाहियों के बीच में एक गुस्से की लहर डूल गई कि यार ये तो गलत बात है, मेरे को तो ऐसा नहीं अलाउड होना चाहिए। नाउ सिपाही कि कुछ और बिसाइड्स द रिलीजन वन, कुछ और ग्रीवांसेस के बारे में अगर हम बात करें अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर्स, वाज स्पेसिफिकली द कंटेम्प्ट, रेसिज्म जो था। ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जो थे वो सीनियर थे सारे के सारे, और सिपाही जो थे, सिपाही में मतलब क्या नाम है, दूसरे अंग्रेज के भी सिपाही थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स कोई सिपाही होता ही नहीं था, दोनों हुआ करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो इंडियन सिपाही को गलत ट्रीट किया करता था। जैसे कि आपको दिखाएं तो यहाँ पे काफी वर्ड, जैसे ही वाज स्पोकन एज ए निगर, ही इज एड्रेस्ड एज ए सुअर और पिग, द यंगर मैन ट्रीट हिम एज इंफीरियर एनिमल। बनता था रिवोल्ट, बनता था। अच्छा, उसके बाद इंडियन सिपाहियों की कोई खास इज्जत नहीं थी, चाहे कितना भी जीनियस हो। इंडियंस की जो हाईएस्ट रैंक थी वो सूबेदार तक होती थी। 70 to 60 रुपीज अ मंथ। यार एक मैं पर्सनल है यहाँ पे, ठीक है, इनकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे सिपाही थे उनकी सैलरी 60 से 70 रुपीज अ मंथ थी। सो आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ गलत फिगर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1965 में मेरे दादाजी आर्मी में थे और मेरे दादाजी सूबेदार हुआ करते थे, और वो मुझे बताते कि उनको 25 रुपए मिला करती थी सैलरी, 25 रुपीज। तो 25 रुपए तो 1965 में मिल रही है दादाजी को, क्योंकि मेरे पर्सनल दादाजी हैं, मैंने पर्सनल उनसे बात की हुई है, तो आई नो कि वो उनको 25 रुपए मिलती थी। फैक्ट टू फैक्ट है ये, मतलब ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, सुनी सुनाई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो ये 60 से 70 रुपए लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली सिर्फ यही मतलब इसका मतलब यही है कि यार बिल्कुल एकदम कम ही पैसे मिलते थे उनको, ज्यादा नहीं मिलते थे। 6 से 7 होगा मोस्ट प्रोबेबली, 6 से 7 रुपए होगा, बट यार 6 से 7 भी ज्यादा होंगे उस समय के हिसाब से। इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन कि इट इज वेरी लेस। प्रोबेबली दे फिगर जिस तरीके से भी वो पहुंचे होंगे जिस बात पे, आई डोंट नो हाउ दे रीच्ड इट हियर, क्योंकि आई हैव हर्ड, मेरे दादा बोलते थे कि यार 25 रुपए मिला करते थे। और मतलब व्हाई आई रिमेंबर इज कि ही यूज्ड टू टेल मी कि 3 रुपए काट लिए जाते थे जूतों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और शेविंग क्रीम एंड ऑल दैट के लिए। तो 3 रुपए कट देते, तो उसको दादू को कट के टोटल 22 रुपए मिला करते थे। सो ही, तो सच बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे मेरे दादाजी मुझसे, है ना, क्यों ही बोलेंगे।
या इसलिए हो सकता है ये भी पैसा छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर इसको मैंने ज्यादा सैलरी बता दी तो ये आज ज्यादा वो मांग लेगा पैसे। ठीक है, अच्छा एक और रीजन, दूसरा इमीडिएट कॉज था सिपाहियों के डिससेटिस्फेक्शन का कि दे वुड नॉट बी गिवन दी फॉरेन सर्विस अलावेंस व्हेन सर्विंग इन सिंध और पंजाब। तो अवध के सिपाही जहां पे एक्चुअली में रिवोल्ट होने वाला है, एक नया लॉ आया है कि ये सिंध में या पंजाब में जाएंगे तो इनको भत्ता नहीं मिलेगा, उनकी सारी की सारी सैलरी कट गई। हर एक जो क्या नाम है सोल्जर होता है उनको भत्ता मिलता है, आज भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन सोल्जर है, इंडियन सोल्जर की कुछ सैलरी है, राइट, देयर इज समथिंग जो कि उनकी फिक्स सैलरी है। लेकिन अगर इंडियन सोल्जर को यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भेज दिया जाए, राइट, दूसरे किसी देश में, अफ्रीका में कहीं पे सर्व करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, तो उनको एक्स्ट्रा सिर्फ सर्विंग का 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। तो दैट्स वाई सोल्जर टेक इट दैट काइंड ऑफ, इस प्रकार के भी अपने देश से जाके यूएन पीस कीपिंग फोर्स में 2 साल के लिए सर्व कराते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी तो मिलेगी मेरे को, और साथ ही साथ हर महीने के 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 2 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, 20 लाख रुपए, मतलब दैट इज हाउ इट गो। तो सिमिलरली इस प्रकार से होता था, जब सोल्जर्स को कहीं दूसरी अपनी टुकड़ी की या जो उनकी जो सेंट्रल जगह होती है कहीं और भेजा जाता है तो उनको भत्ता मिला करता है। तो हमारे जो सिपाही थे उस समय के, उनको बेसिकली मना कर दिया गया कि तुमको भत्ता नहीं मिलेगा स्पेसिफिकली। सो ये जो सिपाहियों की डिससेटिस्फेक्शन है ये कई सालों से बन रही थी। एक बार बंगाल में 1764, ये बिल्कुल बैटल ऑफ बक्सर के समय में, जो इंडियन सिपाही थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में उसी समय से एम्प्लॉय हो रहे हैं, उन्होंने किसी ने रिवोल्ट किया तो 30 सिपाहियों को बंदूकों के आगे डाल के उड़ा दिया। एंड 1806 में सिपाहियों ने वेल्लोर कम्युनिटी की थी, जो कि अगेन सिपाहियों को फिर गोली वोली मार के उनको खत्म कर दिया गया। 1824 में 47 रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बाय सी रूट। ये वही कास्ट वाले रूल है, उन सबको बेसिकली आप क्या करें, मतलब अच्छा आर्मी में एक सिंपल रूल है और चलता ही है वो रूल, ऑर्डर कोई भी हो तुम्हें मानना है, अगर तुमने नहीं माना तो बेसिकली यू वुड बी कोर्ट मार्शल्ड और यू विल बी ट्राइड, यू विल बी जेल्ड, यू विल बी इम्प्रिजनमेंट। एंड अर्लियर वो सिपाहियों को बेसिकली शूट मतलब गोली भी मार दिया करते थे, कैपिटल पनिशमेंट भी दिया करते थे। 1844 में 7 बटालियंस रिवोल्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सैलरीज एंड बट्टा। अफगानिस्तान के सिपाही बेसिकली करने वाले थे, 2 सूबेदार थे मुस्लिम और हिंदू, दोनों के दोनों को गोली मार दी गई क्योंकि वो आर्मी में डिसकंटेंट बता रहे थे। सो सिपाहियों के बीच में जो डिसकंटेंट था वो बेसिकली काफी लंबा था, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा था। सो दिस थिंग 1857 का रिवोल्ट ये पॉपुलर डिसकंटेंट की कल्मिनेशन थी, स्पेसिफिकली जो अंग्रेजों की इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज थी। सो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स को पढ़ा है, एक तो पॉपुलर क्यों डिसकंटेंट है भारतीय लोगों में, एंड सिपाहियों के साथ वेरी स्पेसिफिक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सिपाही कंटेंट करने रिवोल्ट करने वाले हैं, दैट इज वी आर वी एक्चुअली डूइंग। और ये पॉपुलर इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन के अगेंस्ट कुछ कुछ, जैसे कि कच्छ रिबिलियन, कोल अपराइजिंग ऑफ 1831 और संथाल अपराइजिंग ऑफ 1855 टू 1856 जो है। तो ये सारी की सारी जो पुरानी रिबिलियंस हैं, वेल्लोर म्यूटिनी सिपाहियों की, पुराने 1857 से पहले ट्राइबल्स रिवोल्ट्स हैं, 1857 से पहले जो पेजेंट्स रिवोल्ट्स हैं, ऑल दीज आर बेसिकली साइंस कि यस पीपल वर एक्चुअली काइंड ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड स्टफ। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब हमने देख लिया कि प्री 1857 क्या क्या हुआ है, एक जनरल कॉज ऑफ अपराइजिंग होने लग रही है एंड उसके बाद लोगों के बीच में, सिपाहियों के बीच में भी डिसकंटेंट है। तो 1857 में स्पेसिफिकली क्या होता है, जो बारूद को आग लगाने वाली चीज है वो आती है ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। एक नई प्रकार की राइफल आई थी जिनको कहते हैं एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स नई प्रकार की राइफल थी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती है, सो यू मेक मोर मॉडर्न गन्स। ठीक है, अब इनके अंदर वो बंदूक डालनी थी। बंदूक कैसे डलती थी, इसमें जो बंदूक की गोली होती थी उसको ऐसे बाइट करके और उसके बाद वो 2 नाली के अंदर भरना पड़ता था। और वहां बात फैल गई सिपाहियों के बीच में कि जो ये बंदूक है ना, ये जो बंदूक को ऐसे काटना पड़ता है, गोली को ऐसे काट के डालना पड़ता है, इसमें जो ग्रीस लगी हुई है वो उसके अंदर काव और पिग्स का फैट है, चर्बी चढ़ी हुई है उसके अंदर, और ये सब हमको धर्म तोड़ने के लिए करा गया है। सो दिस वन, ये एनफील्ड राइफल जो आई थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी आर्मी में, और इसके जो कार्ट्रिज थे हैड अ ग्रीस्ड पेपर कवर whose end had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle। और सिपाहियों के बीच में ये बात फैल गई कि ग्रीस वॉज इन सम इंस्टेंसेस कंपोज्ड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। मुस्लिम
एंड हिंदू, दोनों के दोनों को रिवोल्ट करना है। तो हेंस ये ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट्स लगेगा ही कि बीफ भी होगा और पिग फैट भी होगा। सो हेंस हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स वर एनरेज्ड। अब ये सीधा आ गई बात धर्म पे, और धर्म पे बेसिकली किसी को कोई माफी मिलती नहीं है कभी भी, धर्म पे किसने किसी को माफ नहीं किया आज तक। सो ये उनको, तो हमारे सिपाही माने कि ये अंग्रेज चाहते हैं डेलिबरेटली हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय करने का, तो अब बाजी करने की आ गई है। हिस्ट्री एनालाइज करती है किसी भी इवेंट को, एंड हिस्ट्री इज ट्राइंग टू एनालाइज दिस इवेंट कि इसको अलग पर्सपेक्टिव से, कि मे बी लोगों में डिसकंटेंट था, अंग्रेज गलत थे, उनकी पॉलिसीज खराब थी, इसीलिए तो सिपाहियों ने रिवोल्ट किया। देखो रिवोल्ट तो इसलिए किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका धर्म बदल देंगे। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये वैसी दिल की अपनी पर्सनल बातें चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 1857 का एक जो रिवोल्ट है उसमें कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब रिबेल्स के कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स एंटायरली ऑन दी ब्रिटिश रिकॉर्ड। रिबेल्स के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो एक बात आती है, डिबेट है इस बात में कि क्या ये प्लान्ड रिवोल्ट था या बेसिकली स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, प्लान्ड है या स्पॉन्टेनियस है। अब व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, इज इट अ प्लान्ड रिवोल्ट और इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट। जैसे 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, इट्स प्लान्ड, रादर पूरी की पूरी नेशनल मूवमेंट प्लान्ड है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। प्लान्ड कैसे है भाई, कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजन लेती है कि ये करेंगे, 1929 में पूर्ण स्वराज है तो आज के बाद पूर्ण स्वराज मांगेंगे। सो देयर इज अ प्लान, ऑलवेज प्लान इन्वॉल्व। ये प्लान्ड है या स्पॉन्टेनियस है, इस पर डिबेट है। अब देखो हम जजमेंट दे सकते हैं और हमारी तरह दूसरे लोग भी जजमेंट दे सकते हैं, तो हम क्या जजमेंट देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिकली दोनों चीजें लिख के आनी है। तो पहले एक सेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस है जो कहता है कि इट वाज अनप्लान्ड, स्पॉन्टेनियस था, और एक कहता है कि इट वाज प्लान्ड। देखो पहले वाला क्या कहता है, एक वन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन कहता है कि रिवोल्ट वाज द रिजल्ट ऑफ ए वाइड स्प्रेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी। लिखना पड़ेगा, दोनों साइडें लिखनी पड़ेगी। मैं बताऊं झूठ बोल रहे हैं यार, कहाँ प्लान, कैसी बातें कर रहे हैं। नो, मुझे को लगा कोई प्लान व्लान हो ही नहीं सकता था। प्लान कहां, कौन करेगा प्लान। अच्छा रीजन क्या देते हैं देखो बताता हूं। देयर इज नो सिंगल रिटन रिकॉर्ड, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। बट ये कहते हैं कि रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो प्लान कैसे होगा। ये बोलते हैं कि सुनो, इन्होंने बातें सुनी है कि पूरे के पूरे उस समय ना गांवों में चपाती और लाल कमल के फूल, और जो सन्यासी थे, फकीर थे, मदारी थे, वो घूम घूम के बेसिकली प्रोपोगेंडा फैला रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट। एंड ऑल दैट वाज एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इल्यूमिनाटी टाइप का था, जिसकी वजह से वो सब कुछ हो रहा था। मैनी ऑफ द इंडियन रेजिमेंट्स वर लिंक्ड थ्रू दैट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ना प्लान किया था इन्होंने कि 31 मई 1857 से रिवोल्ट होगा। नाना साहिब और मौलवी अहमद शाह, they were the leading roles of this conspiracy। ठीक है, तो सुनने में अच्छा लगता है पर दिल मेरा मान नहीं रहा इस बात को। असली जो दूसरे राइटर कहते हैं कि यार देखो केयरफुल प्लानिंग तो नहीं थी, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी तो इसको नहीं कह सकते हैं। इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस रिलेशन, राइट, स्पॉन्टेनियस था। कुकर में प्रेशर बनता जा रहा था, डिसकंटेंट था, सिपाही 2-3-4-5 सालों से दुखी थे, और फिर ये अचानक से रिलीजन वाले मुद्दे सोच के देखो ना। 1857 के वो लोग हैं तो वो मिशनरीज को, क्रिश्चियंस को देख के थोड़ा सा डरते होंगे, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, राइट। और अचानक से उनको पता चले कि इसको बाइट करेंगे, इसमें बीफ है। आज ये बात बता दो किसी को, मैं कहता हूँ आज सुबह राइट हो जाएंगे। वो तो ये तो 1857 की बात है। अब कोई कहे कि आज बीफ की वजह से या पिग फैट की वजह से राइट हुए एंड दैट वाज अ प्लान, आई डोंट थिंक सो। मतलब आज कहीं पे हो जाएगा तो ऐसा सीधा राइट होना ही होना है, एंड इट विल बी जस्ट अ स्पॉन्टेनियस राइट। तो आई थिंक विल मतलब देखिए, तुम मत कहना कि एक जगह साइड नहीं लेनी है अपने को साइड, पेपर में साइड नहीं लेनी है, पेपर में दोनों बताना है, ठीक है। ट्रुथ परहैप्स लाइज समवेयर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम। मतलब कि कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी तो थी, हल्का फुल्का कोऑर्डिनेशन था, बट बहुत ज्यादा सफिशिएंटली रिवोल्ट नहीं की थी। नेवरदलेस रिवोल्ट क्या होता है फाइनली, मेरठ 10 मई 1857, ये है इंपॉर्टेंट डेट। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस दिन रिवोल्ट स्टार्ट होता है और उसके बाद ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाता है। होता क्या है यहाँ पर स्पेसिफिकली, आइए देखिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 10 मई को कुछ हुआ था, उससे पहले 1-1.5 महीने पहले क्या हुआ था। मंगल पांडे हमारा जो है, ठीक है, मंगल पांडे हैज बिकम ए मार्टियर एट बैरकपुर। अब इसने क्या किया था, मंगल पांडे ने
पिक्चर देखी होगी तो हल्का फुल्का याद है, अगर पिक्चर नहीं देखी है तो मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इसने मतलब बेसिकली ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज ब्रिटिश एम्प्लॉयर, और इसने उसको अपने कर्नल जनरल को गोली मारने की कोशिश की थी। एंड आर्मी में इस चीज की सजा, अपने सीनियर के ऊपर अगर गोली चलाओगे तो इस मतलब एटलीस्ट पहले इसकी सजा हमेशा मौत ही हुआ करती थी, तो उसको बेसिकली 29 मार्च को लगा दिया था। दैट इज द ओनली रोल ऑफ मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे का बेसिकली अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में रोल देखा जाए तो यही है। वो एक सिपाही हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। एंड अगर हम उसके अभी इस समय लेजेंड की बारे में बात करें तो आइडिया वाज दैट कि द डिस्कंटेंट, जो अभी हमने पढ़ा ना सिपाहियों के जो डिस्कंटेंट के रीजंस थे, उन डिस्कंटेंट की वजह से वन डे ही पिक्ड अप हिज गन एंड ही शॉट हिज सीनियर, बेसिकली एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर कर्नल जनरल के ऊपर उसने गोली चला दी, उसको पकड़ा गया एंड ही वाज हैंग्ड टिल डेथ। नाउ दैट हैपेंड इन द 29th मार्च। ठीक है, एक महीने पहले की बात है। स्पेसिफिकली असली में होता है 24 अप्रैल मेरठ पे एक थर्ड नेटिव कैवलरी, नाम याद रखो इसको, ये जरूरी है याद रखना, थर्ड नेटिव कैवलरी। यहां पे 90 सिपाहियों ने वो कार्ट्रिजेस यूज करने से मना कर दिए, बोले कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, क्योंकि भाई मेरा धर्म है, चला जाएगा, मेरे को तो नहीं यूज करने। अब आर्मी में ऑर्डर जो ना माने उसका क्या किया जाता है, इन 90 लोगों को इमीडिएटली ट्रायल पे डाला गया। तो 24 अप्रैल को इन्होंने किया है, 15 दिन के अंदर अंदर इनको ट्रायल किया गया, और 9 मई को इनको बोला तुम्हें 10 साल की जेल हो जाएगी, 10 ईयर्स। किस लिए? क्योंकि तुम कार्ट्रिजेस यूज करने से मना कर रहे हो। बेसिक आइडिया। बाय द वे, तुम अगर अंग्रेज होते, हाइपोथेटिकली तुम उस थर्ड नेटिव कैवलरी के वो होते सीनियर जनरल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट होते, तुम क्या करते अगर तुम्हारे सिपाही मना कर देते तो? नेवरदलेस इनको जेल करा गई। तो 9 मई को इनको जेल की थी। अगले दिन ही 10 मई को वहां पे जो बाकी बचे हुए सोल्जर्स थे उन्होंने अपने दोस्तों को निकाला, अपने जो जिनको भी जेल हो रखी थी, किल्ड देयर ऑफिसर्स, जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे सबको गोली मारी, एंड दैट इज व्हाट द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट। और इमीडिएटली अपने वहां पे जो इनकी छावनी थी सिपाहियों की, वहां पे सबको गोली गाली मार के और निकल लिए भाई फिर दिल्ली की तरफ। दिल्ली थोड़ी सी दूरी था, ज्यादा दूर नहीं है मेरठ से दिल्ली। तो दे वेंट, द मेरठ सोल्जर्स अपीयर्ड इन दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह 11 तारीख को सुबह सुबह ये वहां पर पहुंच गए हैं कि अब सबको मार दिया। एंड द लोकल इन्फेंट्री जॉइंड देम, किल्ड देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर्स एंड सीज्ड द सिटी। और अब हो चुका है रिवोल्ट स्टार्ट। अब ये रिवोल्ट लंबा चलेगा। 10 मई 1857 को बिगिन हुआ है। अगले दिन ये दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली में भी वहां के जो लोकल सिपाही हैं वो पहले से इसी बात पे खुन्नस में बैठे हुए हैं कि यार ये गोलियां में क्या नाम है, मांस है, चर्बी है। उन्होंने भी इनके साथ ले लिया, उन्होंने वहां पे भी अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को निपटा दिया। एंड दे टुक ओवर द सिटी, की आज भाड़ में जाए, वो अंग्रेजों के साथ काम करना ही नहीं हमको, सीधी सादी बात है। एंड फाइनली उन्होंने बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय मुगल एम्परर थे, उनको घोषित कर दिया कि ये हमारा राजा है, एंड ही बिकम्स बेसिकली द सिंबल। सो द स्पॉन्टेनियस रेजिंग ऑफ द मुगल किंग टू द लीडरशिप दिखता, मतलब ये बात शो करता है कि मुगल्स का मतलब मॉरल वैल्यू थी अभी, मतलब क्योंकि वो 200-250 साल तक बहुत बड़ी सुपीरियर पॉलिटिकल पावर रहे थे, इवन दो वो पिछले 150 साल से कुछ नहीं है। 1857 में, 1803 में जो मुगल एम्परर था उसको पेंशन पे लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो दे वर नथिंग फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स, बट उसके बावजूद भी पॉलिटिकल जो हाइप रहता है, जो सिंबॉलिक पावर रहती है, वो थी। मतलब ऐसा देख के कहीं ना कहीं पर ये कहा जा सकता है। सो ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी थी। इस सिंगल एक्ट के बाद सिपाहियों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इनटू अ रेवोल्यूशनरी वॉर, विच इज राइट एक्चुअली, बिकॉज इफ दे डोंट डू इट, तो एक सिंपल एक जो क्या नाम है, एक छोटी सी टुकड़ी है सिपाहियों की, उन्होंने बेसिकली अपने यूरोपियन ऑफिसर्स का मर्डर किया। अगर ये जाके बहादुर शाह जफर को लीडर डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो जो ये इवेंट है, ये इवेंट पता क्या कहलाया जाएगा कि कुछ सिपाहियों ने अपने यूरोपियन ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया, म्यूटिनी कहलाई जाएगी। बट द एक्ट दैट दे वेंट टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, एंड ही रिलक्टेंटली अग्रीड फॉर द लीडरशिप। मतलब बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, खुली बाहों से तो स्वागत नहीं किया उसने, बट रिलक्टेंटली वो भी लीडर बनने के लिए अग्री हो गया। दिस शोज दैट दिस वाज काइंड ऑफ ए रेवोल्यूशनरी वॉर। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट। नाउ बहादुर शाह जफर
Instigation and perhaps the pressure of the Sipahi soon wrote letters to all the chief and the rulers of India urging them to organize a confederacy of Indian states to fight and replace the British regime. ये जो काम था ये स्टार्ट हुआ था एंड लेट मी बी वेरी, आप भी गेस कर ही सकते हो, जो बहादुर शाह जफर में कोई बात होती, इसमें कोई जलवा होता, तो 1857 की इंडिपेंडेंस डे हो जाती है हमारी, लेकिन नहीं था। आदमी बूढ़ा था, इसका मन भी नहीं था लड़ाई करने का। इसको लग रहा था कि एक तो पहले काफी एजेड था और इसको लगा कि पिटाई और करेंगे अंग्रेज मेरी बहुत बार बार के। सही था, वैसे सही पकड़ा था इसने। अच्छा सुनो, अब बंगाल आर्मी, एंटायर बंगाल आर्मी रोज इनटू द रिवोल्ट, वो भी क्विकली हुआ। अब ये याद रखो इनको, अवध में, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, कुछ बिहार में, ईस्ट पंजाब में हल्का हल्का यहां रिवोल्ट हुए हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं हुए। फॉर एग्जांपल साउथ में नहीं हुए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नहीं हुए, मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं हुए, वेस्ट पंजाब में नहीं हुआ। नो, देयर वाज नो मेजर रिवोल्ट। हल्का फुल्का कोई छोटा मोटा इवेंट है, बट सिर्फ ये जगह है जहां पे इवेंट्स हैं जो कि रिवोल्ट दर्शा रहे हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट स्पेसिफिकली। मैनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट रूलर्स रिमेन्ड लॉयल, रूलर्स सारे के सारे रॉयल, रादर सिर्फ 1% ऑफ द इंडियंस चीफ प्रोबेबली ज्वाइंड, उनसे ज्यादा और किसी ने ज्वाइन स्पेसिफिकली किया भी नहीं। अब देखो, इंदौर के ट्रूप थे, उन्होंने रिबेल किया, लीडर्स ने नहीं किया, उनके वहां पे सिपाही प्रिंस जो राजा थे उन्होंने नहीं। ग्वालियर के 20,000 जो ट्रूप्स थे, दे वेंट ओवर टू तात्या टोपे एंड झांसी की रानी। तो झांसी की ग्वालियर के राजा कौन है? एक मराठा है, ठीक है, मराठा कन्फेडरेसी के पार्ट हैं वो। मराठा कन्फेडरेसी को 1820 में डाइल्यूट करके उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। 1857 के विद्रोह में भी उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की है, ग्वालियर के जो राजा थे, सिंधिया ग्वालियर, मालूम ही है। इंग्लैंड और ब्रिटेन यार सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं। हावेवर इंग्लैंड का मतलब है सिर्फ इंग्लैंड, मतलब द कंट्री इंग्लैंड, और जब हम ब्रिटेन कहते हैं तो ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड प्लस आयरलैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ब्रिटेन, ठीक है। तो इन चारों को मिला के दैट इज इट। तो हमारे लिए सेम है, हमारे को कोई कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत नहीं है। दो इंग्लैंड इटसेल्फ बेसिकली स्पेसिफिकली उन्होंने भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ उनके आयरलैंड को भी उन्होंने एक प्रकार से कॉलोनाइज ही किया था, बट आई थिंक दैट इज नॉट एक्चुअली रेलिवेंस फॉर अस। तुम ब्रिटेन बोल लो, इंग्लिश बोल लो, कोई समस्या नहीं आ रही है अभी हमारे लिए। अभी 1857 से पहले इंग्लिश बोलोगे तो ही चलेगा, क्योंकि 1857 से पहले हमारे ऊपर रूल कर रही है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विच इज जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है। तो इंग्लैंड का ही उसमें रोल है, उसमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड का कोई रूल नहीं है। लेकिन 1858 के बाद इज डायरेक्टली ब्रिटेन रूल, उस समय ब्रिटेन बोलना चाहिए रिलेटिवली, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया एंड क्या हो रहा है कि जिन जिन लोगों को जो लोग माने हैं बातों में, बहादुर शाह जफर ने भी डिक्लेयर कर दिया है सारे राजाओं को हम सब मिलते हैं, कॉन्फेडरेसी करते हैं और अंग्रेजों को बाहर भगाते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में स्पेसिफिकली कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलर रिवोल्ट। पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब यह है एक्सेप्ट दी सिपाही, किस और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल पेजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी भी रिसेंटली एक फार्मर मूवमेंट चली थी, राइट, पिछले कुछ साल में। तो उस फार्मर मूवमेंट्स में कितने दूसरे लोग इन्वॉल्व थे? क्या कोई दूसरे सोसाइटी के, जैसे कोई कॉर्पोरेट जॉब करने वाला, वाज दैट पर्सन इन्वॉल्व? जर्नलिस्ट इन्वॉल्व थे। तो वो फार्मर मूवमेंट थी क्योंकि प्राइमरली फार्मर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो सिमिलरली पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब होता है हाउ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर इन्वॉल्व। जितने डिफरेंट सेक्शंस होंगे इसका मतलब वो रिवोल्ट पॉपुलर है। अगर एक इंडिविजुअल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, तो उसको ट्राइबल रिवोल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ ट्राइबल्स इन्वॉल्व है। हम पेजेंट रिवोल्ट पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ पेजेंट्स इन्वॉल्व हैं। व्हाई वी आर फोकसिंग कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो पॉपुलर है। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू प्रूव दिस आइडिया कि इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर ये पॉपुलर रिवोल्ट नहीं है तो ये सिर्फ सिपाहियों की म्यूटिनी है, देन इट इज नथिंग मोर देन दैट। बट इसके अंदर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे, पेजेंट्स, सिविलियंस, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स, जमींदार्स, जो ये लोग थे ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। विवेक त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हमारी जो फार्मर मूवमेंट हुई थी उसमें फार्मर ही नहीं इन्वॉल्व थे। साउथ के कहाँ थे, मध्य प्रदेश के कहाँ थे, ईस्ट यूपी के कहाँ थे? बेटा दिल्ली बहुत दूर पड़ता है, सारे आ नहीं पाए, मतलब क्या पता ना भी आते, बट दैट्स नॉट हाउ यू एनालाइज इन हिस्ट्री। जैसे कि
अगर विवेक त्रिपाठी 1857 के रिवोल्ट को एनालाइज करता तो ये कहता कि दिस इज अ म्यूटिनी। विवेक मेरा जो भाई है, विवेक कहता कि ये सर म्यूटिनी है। मैं कहता क्यों यार? कहता सर इसमें साउथ के एक भी लोग इन्वॉल्व नहीं है, राइट? There's nobody involved. The revolt didn't happen in the south. It didn't happen in the Bengal. It didn't happen in the Madras. और इसके अंदर वेस्ट पंजाब के भी लोग इन्वॉल्व नहीं है। सो विवेक वुड बी लाइक कि सर दिस इज नॉट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? साउथ के लोग ही नहीं है इसके अंदर। बट इट इज, इट डजंट मैटर कि साउथ के हैं या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ओके ओके नरेंद्र, आई गॉट योर मैसेज, आई गॉट योर मैसेज नरेंद्र, आई गॉट योर मैसेज। व्हाई यूरोपियन ऑफिसर? It's East India Company, right? It's East India Company. Haven't we discussed the discontent का क्या रीजन है? ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज आर द रीजन। वो पॉलिसीज क्या हैं? वन ऑफ द पॉलिसीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या होगी कि हायर पोस्ट में अंग्रेज ही होंगे। ऑल्सो एक बच्चे ने जिसने पूछा कि सर सिर्फ यूरोपियन ऑफिसर क्यों होते थे, तो मैंने अभी अभी, अब मुश्किल है मिलना, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है कि सिपाहियों को प्रमोशन नहीं मिलती थी चाहे वो कितना भी अच्छा हो। एक बार देखते हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि यू आर नॉट स्टडिंग, आई एम प्रोबेबली टेलिंग यू। मैं ये सिर्फ और सिर्फ एक बार बता देता हूं, होल्ड करो। क्यों यूरोपियन ऑफिसर्स थे? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये क्वेश्चन ये कि इस सवाल से हम गुजरे भी हैं, लेकिन अगर देखिए यहां पे लिखा हो, आपकी किताब में लिखा हो और हम इसको पढ़ के गए थे अभी भी। मोर एवर ही हैड लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ अ राइज। नो इंडियन कुड राइज हायर देन अ सूबेदार। यहां पे मैंने आपको अपने प्रिय दादाजी के बारे में भी बताया था कि मेरे दादाजी भी सूबेदार हुआ करते थे, बट मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। ड्रॉइंग 60 to 70 रुपीज अ मंथ। इनफैक्ट द सिपाही लाइफ वॉज क्वाइट हार्ड। Naturally, सिपाही resented this artificial and enforced position of inferiority. तो इसीलिए यूरोपियन ऑफिसर्स, क्योंकि आर्टिफिशियल है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई दोस्त नहीं है हमारी, ना ही थी। Hence, मतलब या नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए आइए बात करते हैं, नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाएं थोड़ा सा। म्यूटिनी थी जो सिपाहियों की, These were followed by the popular revolts of the civilian population. याद रखिएगा, जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं तो ये एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक साल की कहानी है, 1 ईयर। ठीक है? तो जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 में 10 मई 1857 को ये बिगिन होता है, अगले दिन 11 मई 1857 को ये जो सिपाहियों का जो टुकड़ी है ये अपनी दिल्ली को कंट्रोल में कर लेती है। तो दिल्ली को अंग्रेजों ने सितंबर में जीत लिया। ठीक है? मई से लेके सितंबर में जीत लिया। ठीक है? मई से लेके सितंबर में जीत लिया था। उसके बाद झांसी के साथ, झांसी को जून में जीत लिया था। झांसी की रानी जो थी, उनकी मृत्यु जो हुई थी वो जून में हुई थी। तांत्या टोपे को 1859 में पकड़ा गया था। बट मोटा मोटी एक साल का प्रोसेस है, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे रिवोल्ट हो रहे हैं एंड ब्रिटिशर्स आर नाउ ट्राइंग टू सप्रेस इट वन बाय वन, और अलग अलग लेवल पे उनको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट ईयर उन सबको सप्रेस कर लेते हैं। ऑब्वियसली सितंबर 1857 में जब उन्होंने दिल्ली को सप्रेस कर लिया था तो मोर और लेस जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट था वो सप्रेस हो चुका है, तो बाकी तो अब जो धीरे धीरे हो ही जाने थे। दैट इज व्हाट द स्टोरीज। ऐसा मत समझना कि एक दिन हुआ है, रिवोल्ट का मतलब क्या हुआ। अब सिपाहियों के साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन भी रिवोल्ट करने लग गई। मतलब गांव के लोग थे वो अटैक कर देते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। मनी लैंडर को देखा, उसको पकड़ लिया, उसका पैसा वैसा चोरी कर लिया। जो जमींदारों थे उनके पास जाके उनके जो रिकॉर्ड थे उनको जाके जला दिया। ऑल दीज इवेंट्स विल बी नाउ कंसीडर्ड एज द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो उन्हीं के दोस्त हैं वो जमींदार और उनके जो मनी लैंडर्स है। कॉमन पीपल रोज अप इन आर्म्स, अपने मतलब कुल्हाड़ी लेके, तीर कमान लेके, लाठी लेके, मतलब कि कुछ भी जो उनको मिलता था, छोटी मोटी कोई नकली दुनाली उनाली लेके, एंड उसके बाद दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। ठीक है? अगेन व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन इट? ताकि हम जाने कि पेजेंट्स और आर्टिसंस जो हैं, यानी कि पॉपुलर रिवोल्ट सिर्फ सिपाहियों का नहीं था, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे। तभी तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बनेगा, वरना तो भाई गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को प्रूव करना। दे अटैक द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड लॉ कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और थानास। इनका उद्देश्य यही रहता था, मौका मिला हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट द रिवोल्टिंग, या वो जो मौके का फायदा उठाया जाता है,
आज भी आपने देखा होगा जब कोई प्रोटेस्ट होता है, किसी अच्छी चीज के लिए प्रोटेस्ट होता है, राइट, लेट्स से कि यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जस्ट कॉज, लेकिन अगर वहां पे उस समय कोई हलचल मच जाए, कोई रायट हो जाए, तो जो लोग प्रोटेस्ट में गए थे तो वो टीवी की दुकान तोड़ के टीवी ले जाते हैं। ऐसा होता है, गए वो कॉज में है, डेमोक्रेटिक कॉज में, लेकिन वहां पे रायट हो जाए तो उस समय रायट हो जाता है। जुलाई में, हाँ जुलाई, जून जुलाई समथिंग दैट ईयर, जुलाई होगा, 18 जून था, 18 जुलाई था, लेट्स फोकस ऑन दैट, ठीक है, चलिए। And so on and on. A popular character of the revolt also became evident when the British tried to crush it. दो बहाने हैं हमारे पास ये प्रूव करने के कि रिवोल्ट पॉपुलर था। पहला, हमने देखा कि सिविलियंस और आर्टिसंस और जो पेजेंट्स हैं, दे अटैक्ड जमींदार्स, दे अटैक्ड द पुलिस थानास, दे अटैक्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, दे अटैक्ड द मनी लेंडर्स। सो दैट शोज कि रिवोल्ट के अंदर पॉपुलर लोग थे। दूसरा रीजन कि ये पॉपुलर रिवोल्ट था, ये हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिश ट्राई टू क्रश इट। ब्रिटिशर्स ने जो लड़ाई लगी, नॉट ओनली अगेंस्ट द रिबिलियस सिपाही बट ऑल्सो अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिल्ली, अवध एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, आगरा के लोगों के साथ, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न बिहार, जहां पर उन्होंने एंटायर विलेजेस को जला दिया, मैसेकर कर दिया, स्पेसिफिकली फॉर द सेम रीजन। They had to cut down to people with the public hangings and executions without trial। मतलब कि रिवोल्ट बहुत ही ज्यादा डीप था इन पार्ट्स में। दो तरीके, दो रीजन। अगर आपसे कोई पूछे, या मेरे जैसे कोई आदमी थोड़ा सा एरोगेंट होता है और कोई आपको आके बोले इट वाज जस्ट अ mere सिपाही म्यूटिनी, एंड somebody will say, always say it, then you actually explain to him। अगर सिपाही म्यूटिनी थी तो आर्टिसंस और जो पेजेंट्स थे, why were they attacking the जमींदार्स? नहीं, खाली सिपाही म्यूटिनी है ना, फिर थाने इसके ऊपर क्यों अटैक होने लग रहे थे? हैं डॉक्यूमेंट सारे के सारे, रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ अंग्रेजों के में कि ऐसा हुआ था। और अगर बाई चांस से, हाइपोथेटिकली बाई चांस से सिर्फ और सिर्फ सिपाही म्यूटिनी थी, तो अंग्रेज गांव के गांव क्यों जलाने लग रहे थे? पब्लिक हैंगिंग्स क्यों कर रहे थे लोगों की? सारे सिपाहियों की तो नहीं की, जो नॉर्मल लोग होते उनकी भी करने लग रहे थे। क्यों भाई, अगर था तो? एंड फिर उनकी बोलती चुप हो जाएगी कि दिलवारे हाँ यार पॉपुलर हो गया था, देन रोल बैक, ठीक है। स्पेसिफिकली एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं प्रोविजन ऑफ दिस रिवोल्ट। कहीं पर भी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में स्पेसिफिकली लड़ाई नहीं हुई थी, कंप्लीट कोऑपरेशन देखा गया हिंदूज और मुस्लिम के बीच में। सारे के सारे जो रिबेल्स थे, उन्होंने बहादुर शाह, विच इज ऑब्वियसली अ मुस्लिम, उनको अपना एम्परर मान लिया। उसके साथ साथ फर्स्ट थॉट्स ऑफ हिंदू सिपाही एट मेरठ वाज टू मार्च स्ट्रेट टू दिल्ली। एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का रिवोल्ट था, दोनों इन्वॉल्व थे ना, दोनों के ही धर्म के ऊपर मुद्दा था। जब क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त हो जाता है ना, तो मतलब जब दोनों के दुश्मन एक ही थे, सो देयर वाज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस फॉर बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो हेंस रिवोल्ट सक्सेसफुल था। जहां रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता, वहां काउ स्लॉटर को बैन किया जाता था। हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर इक्वली वेल रिप्रेजेंटेड। सो बेसिक आइडिया है कि हिंदू और मुस्लिम, दैट इज द प्रोबेबल रीजन कि 1857 के बाद, दैट इज नॉट द प्रोबेबल रीजन, दैट इज एक्चुअली द रीजन कि 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में थोड़ी सी आग फेंकना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग अगर इक्वल रहेंगे, मतलब इस समय छूट गया था अंग्रेजों से कि गया हाथ से गया, बच गए किसी तरीके से, क्योंकि यूनिटी नहीं थी। अभी देखेंगे किस वजह से बचे थे, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी उसके बाद नाउ फ्रॉम हियर ऑन ब्रिटिशर्स एक्चुअली रियलाइज्ड कि ये जो दो मेजर कम्युनिटीज हैं, मेजर रिलीजन्स हैं, इन पहले तो एक तो इनके कन्वर्जन पे फोकस मत डालो, जितना ज्यादा इनके रिलीजन में इंटरवीन करोगे ये उतने ज्यादा रिजेंट करेंगे हमसे। एंड सेकंड, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग रखो, जितने अलग रहेंगे उतना कम कोऑपरेशन होगा, उतना हमारे लिए स्पेसिफिकली फायदा रहेगा। 1857 के रिवोल्ट सेंटर देखो, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और आरा। सिंपल प्रीलिम्स क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल प्रीलिम्स क्वेश्चन कि कहां कहां पर हो रहे हैं, नथिंग सीरियस अबाउट इट। एट दिल्ली द नॉमिनल एंड द सिंबॉलिक एम्परर बहादुर शाह, रियल कमांड थी बेसिकली जनरल बखत खान के ऊपर। एक क्वेश्चन आएगा, बहादुर शाह बहुत एजेड है, ठीक है, 70 साल से ऊपर का हो चुका है, तो वो फाइट नहीं कर सकता है, तो कौन है लड़का जो कि एक्चुअली में फाइट कर रहा है, जिसका नाम है बखत खान। ये कहां का लीडर है? दिल्ली का। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपको अकेडमिक, नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं वो अकेडमिकली आपको क्या करने हैं, हम करेंगे कि स्टॉर्म सेंटर रिवोल्ट कहां पे चल रहा है, ठीक है, कहां पे रिवोल्ट हो रहा है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जहां पे रिवोल्ट हो रहा है कौन कौन लीड कर रहा है उस एरिया से। क्या नाम है, दिल्ली से कौन कर रहा है, झांसी से कौन कर रहा है, ग्वालियर से कौन कर रहा है, आरा से कौन कर रहा है, लखनऊ से कौन कर रहा है, नागपुर से कौन कर रहा है स्पेसिफिकली। तो जनरल बखत खान है जो कि बेसिकली दिल्ली से लीड कर रहे हैं। बखत खान रिप्रेजेंटेड द पॉपुलर एंड द प्लीबियन एलिमेंट एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रिवोल्ट।
उसके बाद दिल्ली में सितंबर 1857 को ऑक्यूपाई कर लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन बखत खान उसके बावजूद भी लंबे समय तक लड़ाई करते रहे थे। ये पिक्चर्स हमारी बिल्कुल कंप्लीटली वो हो गई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ये अगर होती तो अच्छी लगती। ठीक है, अब ये जो बहादुर शाह था हमारा, ये जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसमें कुछ जलवा होता तो ये चैप्टर खत्म था अंग्रेजों का। यहाँ पे थे, ज्यादा थे भी नहीं अंग्रेज यहाँ पे, और नॉन डिबेटेबली चैप्टर खत्म था, मतलब दिखता है। बट ही वाज एब्सोल्युटली द वीकेस्ट लिंक। पहले ही वाज नॉट फर्म इन हिज सपोर्ट, इसका मन नहीं था, ही वाज कंप्लीटली हेजिटेंट। जो आदमी मरने वाला और जिसको बढ़िया पेंशन मिल रही है वो क्यों लड़ाई करेगा, पहले वाली बात थी। इसको ऐसा कोई बहुत शौक नहीं था कि इस आदमी ने कभी एम्पायर देखा ही नहीं था अपने दादाओं का। ठीक है, इसने कभी देखा ही नहीं था मुगल हुआ क्या करते थे, अकबर क्या था, औरंगजेब क्या था, शाहजहां क्या हुआ था। ही नेवर सॉ दैट। तो इसने वो ग्लोरी देखी भी नहीं थी, तो इसको याद भी नहीं थी कि ग्लोरी कोई थी या नहीं थी। इसको पेंशन मिल रही थी, बूढ़ा आदमी था, निपटने वाला था, इसका मन नहीं था रिवोल्ट करने का। इसके पास कोई सिंपैथी नहीं थी सिपाहियों के पास। ही वैसिलेटेड बिटवीन द डिजायर टू रेन एज एम्परर एंड सेव हिज ओन स्किन। वही था, कह रहा कि अभी बुढ़ापे में पिटाई पड़ेगी, क्या करना, फिर कभी कभी करता, पता नहीं कर लें नहीं कर लें। एंड साथ ही साथ इसकी जो बीवी थी जीनत महल, वो भी अलग अलग प्लान करती थी, कभी अंग्रेजों से कुछ बात करती थी, कभी इसको भड़काती थी। सेकेंड, हिज वीक पर्सनैलिटी, हिज लैक ऑफ क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप क्रिएटेड पॉलिटिकल वीकनेस एट द नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। ये जेन्युइन रीजन है यार। ठीक है, बहादुर शाह जफर के अंदर कोई बात होती या इसका मन होता, विल होती, तो द थिंग्स वुड हैव एक्चुअली फंडामेंटली चेंज हो जाती। क्योंकि जैसे सिपाही भागे थे ना अंग्रेजों की तरफ, सॉरी दिल्ली की तरफ, अगर ये इफ ही वुड हैव बीन ऑफ सम वर्थ, ही कुड हैव यूनाइटेड द प्रिंसेस ऑफ एट दैट टाइम। सिंधिया को भी बेसिकली अपने, मतलब ऑल द राजपूताना स्टेट्स को मिला सकता था, एंड थिंग्स कुड हैव बीन समथिंग एल्स फॉर द वर्ल्ड और इंडिया ऑल्सो, नॉट द वर्ल्ड, रादर फॉर इंडिया। बट ये कुछ नहीं कर पाया। कानपुर में रिवोल्ट चलाया था नाना साहिब ने। नाना साहिब बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। नाना साहिब ने कानपुर से अंग्रेजों को भगा दिया और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। अब पेशवाशिप 1818 में हटा दी गई थी, तो लास्ट पेशवा कौन है? ही इज द लास्ट पेशवा। तो इन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, बहादुर शाह को एम्परर डिक्लेयर कर दिया और बताया कि मैं उनका गवर्नर हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब नाना साहिब का जो मेन बंदा था तांत्या टोपे, कहां गया? तांत्या टोपे। ठीक है, he is the name of the तांत्या टोपे. When I was a child in probably 6th or 5th class, and when the first time I heard the name of the तांत्या टोपे, I laughed a lot. Now I don't remember why, but it's just a funny name to me. I don't know. तांत्या टोपे. It is still slightly laughable to me. तांत्या टोपे, one of his most loyal servant. तांत्या टोपे इस मतलब he was amazing basically. ठीक है, और ये लास्ट तक तांत्या टोपे लड़ते रहे थे, गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया इन्होंने अंग्रेजों के साथ। अगेन एक इनका दोस्त था, उन्होंने इसको धोखा दिया और नींद में इनको पकड़ लिया गया। सो वी आर डूइंग द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। वी हैव डन दी दिल्ली पे स्पेसिफिकली कौन था, उसके बाद बेसिकली कानपुर में कौन था, एंड देन इन लखनऊ पे बेगम ऑफ अवध थी जो कि लीड कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे बिजलिस कदर को नवाब ऑफ अवध घोषित कर दिया था। जमींदार जो पेजेंट्स थे अवध के, वो उनकी मदद कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को स्पेसिफिकली अटैक किया और लखनऊ की जो रेजिडेंसी बिल्डिंग थी उसको पूरा कंट्रोल में ले लिया था। बट अगेन द सिंपल स्टोरी इज दैट कि ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे दे वर एबल टू टेक इट बैक। द आइडिया इज ओनली हैव टू रिमेंबर कि लखनऊ में कौन जो बेगम थी, उन्होंने स्पेसिफिकली रिवोल्ट को लीड किया। एंड देन वील हैव दिस वन, जो ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, no doubts about it. And as far as it says, one of the greatest heroines of the Indian history, young Rani Lakshmibai of the Jhansi. रानी ने रिबेल्स को ज्वाइन किया जब ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हर राइट टू अडॉप्ट टू द एयर है। झांसी की गद्दी पे उनको अडॉप्ट करने से मना कर दिया। फाइट हुई उनके बीच में, झांसी से उनको बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने अपनी सारी की सारी आर्मी के जो लोग थे उनको मिलाया। ग्वालियर के जो सिंधिया उस समय जो राजा हुआ करते थे, उनके भी ट्रूप्स 20,000 से भी जो अधिक जो ट्रूप्स थे वो भी झांसी के साथ जाकर मिल गए थे युद्ध के अंदर। एज उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था, विद आवर ओन हैंड्स वी शैल नॉट गिव आवर आजाद शाही, वी शैल नॉट लेट आवर आजाद शाही बरी। शी कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ तांत्या टोपे, और महाराज सिंधिया जो कि ब्रिटिशर्स के साथ स्पेसिफिकली लॉयल रहे, मेड एन अटेम्प्ट, लेकिन जब वॉर हुई तो वो बेसिकली भाग जाते हैं आगरा की तरफ। फाइनली रानी की जो डेथ थी वो 18 जून 1858 को। देयर बी सोर्सेज जहां पे 17 जून लिखा होगा, देयर बी सोर्सेज जहां पे 18 जून लिखा होगा,
देयर विल बी सोर्सेज जहां पे 19 जून भी लिखा होगा। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट इज दैट कि बाई चांस से मैं कोई गलत डेट बता देता हूं तो तुम किसी दूसरे सोर्स से पढ़ते हो तो तुम बहुत बुरी तरह से पैनिक हो जाते हो कि अरे सर ने 18 बोल दिया, रानी झांसी की मृत्यु तो 17 तारीख को हुई थी, अल्लाह कैसे चलेगा ऐसे। इट्स ओके, नोबडी, दैट इज द रीजन व्हाई नोबडी आस्क्स द डेट फ्रॉम यू, देयर इज अ रीजन, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा होता है कभी कभी और कहीं और पे कुछ अलग लिखा हो जाता है। सो डोंट वरी, पैनिक मत करा करो, अरे सर 18 थोड़ी 17 होता है, अरे चिल, थोड़ा सा चिल रह लेगा लाइफ में। एक बार देखिए, एक बार दोबारा से देखिए, क्योंकि शायद अब अगर आपको नोट्स में देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि एनसीईआरटी से जब हम पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी सी समस्या आती है पढ़ते हुए। एक बार इस नोट्स में देखते हैं जो आपके पास पीपीटी आई होगी, इसमें किस प्रकार से लिखा गया है। इट वुड गिव यू अ बेटर स्ट्रक्चर, ठीक है, आई थिंक, होपफुली। देखो, सिपाही म्यूटिनी के पर्टिकुलर कॉजेज क्या लिखे गए हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन पे एंड प्रमोशंस, ये हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन था कि एक सिपाही उस समय सूबेदार से ऊपर नहीं बढ़ सकता था, चाहे वो हैदर अली की जीनियस और इंटेलेक्ट रखता हो। नॉर्मल बात है, पैसे उनको मिलते नहीं थे, 60-70 रुपए, आप लिखेंगे 60-70 रुपए ही बेसिकली मिला करते थे। मिसट्रीटमेंट ऑफ द सिपाही बाय ब्रिटिश ऑफिसर, अगेन अबाउट द रेशियल सुपीरियोरिटी, रेसिज्म था, सुपीरियोरिटी थी स्पेसिफिकली। दूसरा, फॉरेन सर्विस अलावेंस, भत्ता देने से मना कर दिया गया था रिमोट रीजन्स में, वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सिंध एंड पंजाब। सिंध और पंजाब में एक रूल आया था 1856 में कि सिपाहियों को सिंध और पंजाब भेजा जाएगा, तो जो फॉरेन सर्विस अलावेंस मिला करता था अब नहीं मिलेगा। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट बिटवीन द सिपाही। रिलीजियस ऑब्जेक्शंस थी हाई कास्ट हिंदू सिपाहियों में स्पेसिफिकली। शेयर्ड ऑल ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन डिसकंटेंट एंड ग्रीवांसेस, तो जो सिविलियंस वाले थे, जब आप सिपाही, अगर आपसे क्वेश्चन मेंस में सिपाही डिसकंटेंट का आ गया तो हम सिपाही डिसकंटेंट के अंदर जो जनरल थे, इकोनॉमिक ग्रीवांसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीवांसेस थे, जुडिशरी वाले जो ग्रीवांसेस थे, जो एक्सटर्नल रीजंस थे, वो तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम सिर्फ एक सेंटेंस मेंशन करेंगे कि जो सिविलियन पॉपुलेशन का जो डिसकंटेंट था वो बेसिकली सिपाहियों के अंदर भी भरा हुआ था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाला, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, करप्शन वाला, पुलिस करप्शन वाला। अपर कास्ट सिपाही रिलीजियस बिलीफ्स हैड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद देयर सर्विस कंडीशंस। किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट थे, किस प्रकार के रिलीजियस बिलीफ थे कि बेसिकली समुद्र को क्रॉस करके जाना हमारे लिए तय नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। एंड दीज आर दी स्पेसिफिक रीजंस जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सिपाही क्यों डिसकंटेंटेड थे। नाउ we are repeating the same thing, okay, we are actually probably revising it. There are a lot of you who don't like revising in the same time, आपको लगता है कि ये चीज तो हम कर चुके हैं तो दोबारा क्यों कर रहे हैं। It will help you, okay, I'll have to write down, I'll have to convince, I don't know you will be convinced or not, it will help you, have faith, it will help you। जो मेरा फेथ टूट रहा है तुम में से एक आधे पे। सिपाही म्यूटिनी, सिग्निफिकेंट सिपाही म्यूटिनी। इससे पहले कुछ बेसिकली कुछ सिपाही म्यूटिनी हुई है, ये आपको सिर्फ इसलिए बताई जा रही है रट्टा लगाने के लिए, बिकॉज यूपीएससी विल प्रोबेबली वन डे इज गोइंग टू आस्क यू द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस। क्रोनोलॉजी पूछेगी कि वेल्योर म्यूटिनी, सोलापुर म्यूटिनी, 47th नेटिव इन्फेंट्री और बंगाल म्यूटिनी, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दो। आपको बताना पड़ेगा कि ये बंगाल म्यूटिनी सबसे पहली, ऑलमोस्ट सबसे पहली म्यूटिनी है 1764 की, क्योंकि इससे पहले अगर कोई म्यूटिनी है तो वो अगेंस्ट दी रीजनल रूलर्स हो गई, तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है, ज्यादा हैं भी नहीं, डिस्कस नहीं करते हैं। 1764 की सबसे पहली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बिगिन हो चुका है। देन 1824 में 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट ने रिबेल किया हुआ है। 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी किया हुआ है। 1825 में असम के अंदर ग्रेनेडियर कंपनी ने रिवोल्ट किया हुआ है। एंड 1838 में सोलापुर में एक रेजिमेंट ने म्यूटिनी की हुई है। दे आर नॉट मेंशन्ड इन हिस्ट्री इन आवर एनसीईआरटी, दे आर मेंशन्ड इन द स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ स्पेक्ट्रम में मेंशन्ड है, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से मेंशन्ड है भी नहीं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है।
बट यूपीएससी ने एक सेंटेंस भी कहीं से पकड़ लेना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीजें हैं। अगेन दिस इज जस्ट टू टेल यू कि 1857 का रिवोल्ट पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी बेसिकली कई सारी म्यूटिनी हुई थी। अगर आपको अंडरस्टैंड करना हो या किसी दूसरे को समझाना है सिपाही क्यों म्यूटिनी कर रहे हैं, भाई सिपाही इसलिए म्यूटिनी कर रहे हैं क्योंकि पहले से चल रही है, ठीक है। कंक्लूडिंग, चलिए रिवोल्ट 10 मई 1857 को, अब ये बेसिकली नोट्स है, अब मैं इससे पढ़ा सकता था आपको रादर देन दी एनसीईआरटी, इन केस किसी को डाउट हो, क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे। बट इसमें क्या लिखा हुआ है ये बता, ये वही नोट्स हैं, एनसीईआरटी के ही नोट्स है। और कहां से बनाते हैं हम, आप बताइए। 10 मई 1857 को सिपाही छावनी ऑफ मेरठ, मेरठ में इनकी छावनी थी, वहां पे म्यूटिनी स्टार्ट करते हैं। रीजन तो पता ही चल चुका है, क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को इसी थर्ड कैवलरी थर्ड इस क्या नाम है, इस इन्फेंट्री के जो लोग, कैवलरी के जो लोग थे, 90 सिपाहियों ने वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस यूज करने से मना कर दिया, तो उनको ट्रायल पे रख दिया गया और 9 मई को उनको सजा सुनाई गई 10 साल की। बस इतना ही था, हो गया खत्म। अगले दिन इनके लोग, जो बाकी जो बचे हुए लोग थे, दे गॉट एंग्री, उन सबको सुबह सुबह जेल से निकाला और अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया। द ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइंड द सिपाही, सिपाहियों ने कैप्चर्ड द बेल ऑफ द आर्म्स, कुछ नहीं है इसमें अंदर। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉय एंड प्लंडर्ड एंड बहादुर शाह ग्रांटेड द सिपाही लेजिटिमेसी। जैसा कि मैंने बताया कि ये दिल्ली नहीं जाते, बहादुर शाह को अपना लीडर डिक्लेयर नहीं करते, वो हेजिटेटिंगली नहीं मानता, तो इट वुड हैव बीन कंसीडर्ड अ म्यूटिनी फॉर 100%। देयर वाज नो अदर एक्सप्लेनेशन टू दिस। इसीलिए जो वेल्लोर में हुआ था, जो वेल्लोर में हुआ है 1806 में, इसको कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानता, इसको सिर्फ और सिर्फ म्यूटिनी ही कहा जाता है, बिकॉज देयर वाज नो काइंड ऑफ ए लीगल लेजिटिमेट रूलर। अब ये रिवोल्ट होने के बड़े सारे से रीजन है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजंस के अंदर इनइफेक्टिव पॉलिसीज, किस किस की, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अलग अलग इंडियन रूलर्स के अंदर डिसकंटेंट में हो रही थी, क्योंकि टेक्निकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनसे उनका राज्य छीन रहा था, जस्ट बिकॉज की एक नेचुरल बॉर्न सन नहीं है। तो रानी झांसी के केस एक बहुत सिंपल है। रानी झांसी महारानी है झांसी की, ठीक है, एक छोटा स्टेट है झांसी, उसकी महारानी है। राजा की मृत्यु हो गई है बिफोर ही कुड बियर अ सन। सो लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं, यू डोंट हैव अ नेचुरल सन, वी आर गोना टेक ओवर योर होल किंगडम। रानी झांसी कहते हैं कि मेरा एक अडॉप्टेड सन है, मैंने गोद ले रखा है, ये राजा बनेगा। कहते नो, ओरिजिनल चाहिए हमको, नेचुरल चाहिए। नेचुरल अब हो नहीं सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल राजा थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। दिस विल क्रिएट द डिस्कंटेंट अमंग द रूलर्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अलग अलग प्रकार के जो रूलर्स थे उनके बीच में मैनी इंडियन स्टेट्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी ड्यू टू द सेम रीजन। साइमल्टेनियसली सब्सिडरी अलायंस के तहत भी इंडियन रूलर्स हैड टू डिसबैंड देयर आर्मीज, लॉस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल। सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस में आर्मी डिसबैंड हो जाती थी और फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल चला जाता था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों खत्म हो जाते थे, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चले जाते थे। तो मान तो लेते हैं लोग, लेकिन अंदर ह्यूमिलिएशन तो रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स नेवर मेंटेन्ड देयर रिटन और वर्बल प्रोमिसेस ऑफ ऑनरिंग द मुगल एम्परर्स, इज्जत नहीं करते थे। गवर्नड फ्रॉम द फॉरेन लैंड, they always had no intention ever to settle here। जो भी गवर्नर जनरल है 6-7 साल के लिए आ रहा है, उसके बाद चला जा रहा है वापस, पूरी की पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके। रादर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, दे कम हेयर काइंड ऑफ पोस्टिंग पे, एक पोस्टिंग पे जाते हैं कुछ सालों की, 6, 7, 8, 10 सालों की, और उसके बाद परमानेंटली वापस चले जाते हैं। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। सस्पेंशन ऑफ पेंशन, सेवरल इंडियन चीफ पेंशंस वर रिड्यूस्ड और सस्पेंडेड। अगेन टाइम टू टाइम, पहले पेशवा की, फिर मुगल की, इस प्रकार से धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। इकोनॉमिक, आर्टिसंस और जो हैंडीक्राफ्ट थे उनसे पूरी की पूरी कंप्लीटली उनकी एम्प्लॉयमेंट छीन ली गई थी। इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, नाउ वी हैव एक्चुअली डन इट, कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसको बेसिकली अगर ये डिस्कशन आ जाता है कि कैसे किया, क्या बताओगे आप? बेसिक आइडिया में क्या बताओगे? जस्ट जनरल डिस्कशन। वन वे ट्रेड, हाई टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटीज, 3 वर्ड है। अगर ये सिर्फ 3 वर्ड भी किताब के अंदर आंसर के अंदर लिख के चले जाओगे तो यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। बहुत ही बढ़िया। मर्केंटाइल क्लास, यानी कि जो ट्रेड करती है, उस क्लास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन वाली को, अंग्रेजों वाली चल रही है बहुत अच्छी तरीके से। प्रेशर ऑन लैंड, भूमि पर दबाव। जैसे ही इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स होती है तो ये सारे आर्टिसन, ये सारे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग, ये जो सारे आर्ट और कल्चर के प्रोफेशन किया करते थे, ये सारे वाणिज्यिक जो लोग थे, जो ट्रेड किया करते थे, ये सब कहाँ जाते हैं?
दे गो बैक टू द गांव, लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करने के लिए। एक मैसिव प्रेशर आ जाता है लैंड के ऊपर। Let's say that 15 to 20% of Indian population, which was in different professions, were completely destroyed by the British policy over the 100 years, and they all went back to the agriculture. अलग अलग रीजनल लीडर्स हैं, उनका थोड़ा सा नाम याद करना है, हम अभी करेंगे, उनको दोबारा से करते हैं, ठीक है। बट टिल देन अभी देखियो, हमारे जो रिवोल्ट थे उनके असली हीरो कौन थे? सिपाही, ठीक है, असली हीरो सिपाही थे। लॉट ऑफ पीपल डाइड, it spread over a vast territory, wildly popular among the people, but it could not embrace the entire country. क्या रीजन था? क्या रीजन था, क्यों नहीं आया? स्पेसिफिकली देखो कौन कौन लोग इनके साथ नहीं थे। अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए, विच क्लास ऑफ इंडियंस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 1857 रिवोल्ट, तो वो इस पैराग्राफ से आएगा। मोस्ट रूलर्स, इंडियन स्टेट के रूलर, जमींदार, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, दूसरे राजपूत रूलर, नवाब ऑफ भोपाल, पटियाला, नाभा, जिंद और कश्मीर, राणाज ऑफ नेपाल, ये सारे के सारे जो लोग थे, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी रिवोल्ट ऑफ 1857, रादर दे साइडेड विद द ब्रिटिशर्स इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ये तो डायरेक्ट लोग हो गए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लास ऑफ द सोसाइटी। पूरे के पूरे देश में 1% चीफ, ज्यादा से ज्यादा 1% ही चीफ थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो भी ये शायद कम, ऐसी हमने जोश जोश में बोलना पड़ रहा है। रादर उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। अच्छा वैसे 1857, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तुम पता होना चाहिए, 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? नाउ यू नो, मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल। उन्होंने कहा कि जो ये रूलर्स और जो चीफ्स थे, दे एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर्स टू द स्टॉर्म विच वुड हैव अदरवाइज स्वेप्ट अस इन वन ग्रेट वेव। यार जो लोग पावर में होते हैं ना, थोड़े से एक्चुअली में आई डोंट नो, मतलब मुझे ये नहीं पता कि अगर हम उनकी जगह होते तो क्या भी हम वही करते हैं। रिवोल्ट वो आदमी करता है जो सब कुछ खो चुका है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, तो उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो मरने के लिए तैयार है। और जो ये राजा जमींदार थे, इनके पास सब कुछ था खोने के लिए। अगर ये रिवोल्ट करते तो मतलब इनको भुगतान भरना पड़ता, जैसे कि बहादुर शाह जफर को भरना पड़ा था। बहादुर शाह जफर पकड़ा गया, उसको रंगून भेज दिया गया, और जिस दिन वो सितंबर 1857 में पकड़ा गया था, उसी समय जो बहादुर शाह जफर के जो भी मुगल प्रिंसेस थे, सबको सरेआम खुले में मतलब मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। सो आई डोंट नो हु वाज राइट। मतलब वो तो अच्छा हुआ कि हिस्ट्री में हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया और आज हमें इतिहास में पता है इनकी वैल्यू का, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड, as good in history or as good in present? It's a very complex thing, okay? I don't think so we can pass judgment on it. चलिए सुनिए, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और वेस्टर्न पंजाब remained undisturbed. प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आएगा कि 1857 रिवोल्ट का ज्योग्राफिकल एक्सपेंस क्या है। इसको गलती से भी गलत नहीं कर देना, ये बहुत नेसेसरी है, याद कर देना स्पेसिफिकली। मोरओवर, कुछ डिसकंटेंटेड और डिस्पोजेस जमींदारों के अलावा जो मिडिल और अपर क्लास थी, दे वर क्रिटिकल ऑफ द रिबेल्स। हैव यू ओके होल्ड ऑन फॉर सेक, द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज आल्सो critical of the farmer movement. I'm just saying, it was the farmer movement which was happening in for that whole year. The middle class, Indian middle class was not quite supportive, and there were a lot of critical also. Will history change and will we remember it in a different manner? So okay, so middle class और upper class जो थी, they were critical of the rebels. मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लास ने हेल्प नहीं किया। तालुकदार जो थे अवध के, जिन्होंने पहले रिवोल्ट को ज्वाइन किया था, ठीक है, पहले किया जी वो, लेकिन जब अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हारी जमीनें नहीं जाएंगी, तुमको दे देंगे, तो उन्होंने फिर से पार्टी बदल ली। मनी लेंडर्स भी नहीं, क्योंकि मनी लेंडर्स के ऊपर अटैक करते थे रिवोल्ट वाले, जो भी लोग हुआ करते थे, तो मनी लेंडर्स अगेन दे वर नेचुरली हॉस्टाइल टू द रिवोल्ट, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ज्यादा अटैक हो रहा था। जमींदार ऑफ बंगाल ऑल्सो रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। जमींदार तो करेंगे ब्रिटिश, बिकॉज बंगाल के जो जमींदार थे उनको क्रिएट ही अंग्रेजों ने किया था 1700 परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो था। बिग मर्चेंट्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास सपोर्टेड द ब्रिटिश, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा प्रॉफिट ही बेसिकली अंग्रेजों के साथ ट्रेड वो करके आ रहा है। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ऑफ दैट टाइम ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न एजुकेटेड लोग जो हैं, ये लोग बाद में जाके
1880s के बाद जाके दे वुड एक्चुअली बिकम द टॉर्च बेयरर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को बियर यही किया करेंगे। बट इन 1857 में दे आर क्रिटिकल ऑफ द रिबेलियंस, they are critical of the rebels. They were repelled by the rebels' appeal to superstition and their oppositions to progressive social measures. क्योंकि जितने भी रिबेल जो कर रहे हैं लोग, वो प्राइमरली रिलीजन के ऊपर कर रहे हैं, प्राइमरली, राइट। एंड ये जो अपर मिडिल क्लास है, दे वांट समबडी टू बी मच मोर प्रोग्रेसिव, तो ये भी उनके साथ नहीं है। एज वी हैव सीन, एजुकेटेड इंडियंस को लगता था कि देश की बैकवर्डनेस जो है वो अंग्रेज खत्म कर सकते हैं, और जो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट होते थे, ये एटलीस्ट 1850s में तो उनको सपोर्ट नहीं किया करते थे। 1910s और 20s के बाद एक सेक्शन था अपर मिडिल क्लास का जो कि बेसिकली अपोज करने लगा था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। चाहे कोई भी रीजन हो ये डिसयूनिटी का, ऑब्वियसली रिवोल्ट को तो फेटल होना ही होना था। नोबडी एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट एक्सेप्ट द सम सिपाही। अच्छा, इसके साथ साथ बेचारे सिपाही भी गरीब थे ना, इनके पास बड़े बड़े हथियार थे, तलवारों से, तीर से, कमानों से, हथियारों से, कुल्हाड़ी से कई जगहों पर रिवोल्ट हुए हैं, तो उनको तो कैसे ही करेंगे, ठीक है। हैप्पी राखी टू कोको, सेम टू यू, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। मेरे को भेजना यार, मेरे को डीएम करो राखियां कुछ तो, कभी एड्रेस ले लो, मेरे को मेल करो राखी। तो आप हमारे जो सिपाही थे अनकोऑर्डिनेटेड थे। अब देखो यार, सिर्फ और सिर्फ ना, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, अभी हम सिपाहियों के फेलियर के रीजन पढ़ेंगे, और ये फेलियर के रीजन आप में से कुछ बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, you people are motivated, you people are hardworking, and you people have decided to become a UPSC topper. आपको IAS बनना है, IPS बनना है, but there is a possibility कि आप में से कोई नहीं करेगा। It's a true statistic data, right? There would be some will do it, some will not be able to do it. सिपाहियों में बड़े सारे से लोग जो ill disciplined हैं, जो poorly organized हैं, जो completely uncoordinated हैं, they were not able to do it. It became the reason for the failure. आपकी सिर्फ will, आपकी सिर्फ ब्रेवरी, आपकी सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट द ओनली की दैट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। इट विल नीड फार मच मोर देन दैट। सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन हैज टू कम। अगर वो नहीं मिल पाएगी तो कोई फायदा नहीं है। खुद के बीच में भी प्रॉब्लम्स थी, अपने एक दूसरे के साथ भी लड़ते थे, खुद के सस्पिशियस थे, जेलस थे। अवध की बेगम थी, वो मौलवी अलहमदुल्ला से लड़ाई करती थी, मुगल प्रिंसेस के साथ लड़ाई करती थी, नाना साहिब के पॉलिटिकल एडवाइजर को दिल्ली नहीं जाने दे रही थी। तो दिस सेल्फिशनेस ऑफ दिस क्लिकिशनेस ऑफ द लीडर्स सैप्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवोल्ट। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे तो क्या देखोगे यार, रीजनल लीडर्स ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। वही वो डिवाइड एंड रूल वाला फंडा है, देयर इज नथिंग न्यू। इस स्टेटमेंट को जहां देखोगे वहीं जाके हर जगह यही मिल रही है जाके। आज से 100 साल पहले 1757 में वो बंगाल के नवाबों के साथ बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी। उसमें वो नवाब के ही दरबार वाले लोग थे जो कि उसके पैर काटने पे तुले हुए थे। यहाँ पे भी यही देख लो, 1857, 100 साल में कुछ नहीं बदला पूरे देश में। एंग्लो मराठा वॉर देख लो, एंग्लो मराठा में मराठा कॉन्फेडरेसी, मतलब 15 दिन लगते उनको सारे के सारे ब्रिटिशर्स को कूटने के अंदर, मतलब उनको ऐसे धपाड़ धपाड़ के दे देगी, दिखते नहीं यहाँ पे कभी भी। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिंधिया कभी होलकर से लड़ रहा है, होलकर कभी उससे गायकवाड़ से लड़ रहा है, कभी ये पेशवा को पीट रहे हैं। मतलब अगर घर में ना लड़ाई हो ना तो पता नहीं क्या मैटर हो जाता है यहाँ पे भी वही चल रहा है। ये बेगम ऑफ अवध, इसको रिवोल्ट करना अंग्रेजों के अगेंस्ट, इनकी जलन हो रही है मौलवी साहब से। मतलब यही गड़बड़ चल रही है तो यही, और कुछ नहीं है कमी हमारे भीतर। देयर इज नथिंग मोर। सो एंटायर मूवमेंट लैक्ड द यूनिफाइड एंड द फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम टू बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर द कैप्चर ऑफ द पावर। अच्छा, ये भी बात थी, देखो द स्पॉन्टेनियसनेस, मतलब उन्होंने, सिपाहियों ने सीधा मारा अपने अंग्रेज ऑफिसर को, सीधा दिल्ली चले गए, बोले कि तुम लीडर बन जाओ। अब जो आदमी बहादुर शाह जफर, उसका 9 मई को उसने नहीं सोचा रिवोल्ट करने के लिए, 9 मई को उसने सोचा ही नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है। उसको रात को अपने मोर को और कबूतरों को खाना खिलाने का काम था उसका, और कुछ काम नहीं था। लेकिन 11 मई को सुबह सुबह लोग पहुंच गए उसके कि अब रिवोल्ट करना है। ये आदमी निकला हुआ सैर पे, इसको लग रहा है कि रात को तो कबूतरों को खाना खिलाऊंगा, मैं बीज खिलाऊंगा, घुमा करूंगा, चिल मारूंगा। तो जो आदमी प्लान ही नहीं कर रखा, कुछ तरीका ही नहीं था कि करेंगे क्या, देयर इज नो आइडियोलॉजी इन्वॉल्वड हियर। तो जब आइडियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगी तो मतलब व्हाट वुड दे डू आफ्टर 2-3 मंथ, 2-3 महीने के बाद लॉस हो जाए, करके रहे हम, व्हाट आर वी डूइंग, जीत भी गए तो क्या करेंगे। सो डाइवर्स एलिमेंट्स थे, बस सिर्फ ये था कि उनका दुश्मन कॉमन था, सबके डिफरेंट ग्रीवांसेस थे। रानी झांसी का ये ग्रीवांस था कि भाई मुझे मेरा राज्य छीन रहे हैं। नाना साहिब का ये ग्रीवांस था कि मेरे को पेंशन नहीं दे रहे हैं। यही इसी तरह से अवध वाली क्या नाम है अपने अवध की बेगम का भी यही ऐसी अलग से कुछ था। मोहम्मद शाह जफर का, बेसिकली बहादुर शाह जफर का
अलग से उसने हेजिटेटिंगली मान लिया था। सिपाही बोल रहे थे कि ये हमारा धर्म तोड़ना चाहते हैं। पेजेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि ये जमींदार हमें ऑपरेस कर रहा है। मतलब डिस्पारेट एलिमेंट्स थे, राइट। देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कॉमन चीज नहीं थी किसी के बीच में भी, जो कि बाद में आएगी। कौन लाता है इसको वैसे बाद में, लास्ट में इसको महात्मा गांधी लाता है इसको। महात्मा गांधी फाइनली सक्सीड्स इनटू ब्रिंगिंग दिस कॉमन cause of independence, or rather not a single person, but that Indian national movement will decide. So all of those organizations since 1920s, they bring this common cause of the nationalism into the psyche of the people. ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। So अब यहाँ पे जब हमारी किताब उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करती है उस समय के लोगों पे, तो फिर थोड़ा सा मरहम भी लगाने की कोशिश करती है कि जो ये लैक ऑफ यूनिटी थी ना यार, इट वाज अनअवॉइडेबल एट दिस टाइम। थी नेशनलिज्म, पता ही नहीं था किसी को, क्या पता था क्या होता है नेशनलिज्म, किसको मालूम था? दे डिडंट नो इट, आइडिया ही नहीं था उनको, ऐसा मालूम नहीं था कुछ पूरा। मतलब दिस वाज अ न्यू आइडिया, दिस वाज ब्रांड न्यू, दैट न्यू। इट इज समथिंग जैसे व्हेन यू वर बॉर्न यू हैड नो आइडिया कि ट्विटर नाम की कोई चीज होती है, राइट? या फिर गूगल कुछ होता है। गूगल का तो तुम्हारे बर्थ पे पता ही होगा। क्या नहीं पता था? व्हाट्सएप नहीं पता होगा, बट नाउ लुक एट द फोर्स दे आर, राइट? यूट्यूब नहीं पता, एडटेक। व्हेन यू वर बॉर्न, व्हेन यू वर इन 5th क्लास, यू कुड हैव नेवर इमेजिन कि इस तरीके से क्लास की जा सकती है, राइट? तो उनको भी आइडिया ही नहीं था। When I was born, when I was studying, I could never have imagined कि I'll probably be talking to you like this. So way ahead of time वाला जो आइडिया है उसको कभी हम ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमको क्यों नहीं पता था नेशनलिज्म होता है। सो दे डिडंट नो बिकॉज दे डिडंट नो, ठीक है। बट रिवोल्ट ऑफ 1857 ने एक्चुअली में हेल्प किया। इट एक्चुअली हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग टुगेदर दोज पीपल। एक आइडिया धीरे धीरे यहां से डेवलप स्टार्ट होना पड़ता है। एंड उस समय ब्रिटिश इंपीरियलिज्म भाई बहुत ही ज्यादा हाइट पे था। इट वॉज टू पावरफुल। सारे के सारे इंडियन प्रिंसेस, चीफ्स उसको सपोर्ट करते थे। They had no courage, they had no resources to fight against it. ब्रिटिशर्स ने भर के अपनी मैन आर्मी सब कुछ लगाया और रिवोल्ट को बहुत ही आसानी से उन्होंने सप्रेस भी कर दिया गया था। ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली ऑन द 20th सितंबर। बहादुर शाह को पकड़ा, रॉयल प्रिंसेस को वहीं पे उसी समय कैप्चर करके वहीं पर मर्डर कर दिया गया। एम्परर को एग्जाइल कर दिया गया रंगून में, जहां पे बेचारा कविताएं लिखता था ये अगले 5 साल तक। अरे कहा मेरा घर कहीं और है, मुझे कब्र कहीं और मिली है, इस प्रकार के गाने लिखा करता था। अच्छे गाने लिखता था, गजल बड़ी अच्छा लिखता था बहादुर शाह जफर। इसका एक गाना है शायद, मोहे नाहिर छोड़े, आई डोंट रिमेंबर, मुझे ध्यान नहीं रहता। वो बड़ा क्लासिकल सा सॉन्ग है, बट इट्स ब्रिलियंट, इट्स आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट। नाहिर मोहे छोड़े पिया, नॉट मेरे पिया गए रंगून यार, नॉट दैट वन, मेरे पिया गए रंगून। इस सामने थोड़ा और क्लासिकल है। नाहिर मोहे छोड़े, इट्स लाइक कि द गर्ल इज, जब लड़की शादी करके विदाई लेती है तो वो गाना गा रही है कि मेरा घर छूट रहा है, नेहर छोड़े, ऐसा समथिंग लाइक है। अरे ब्लू आइज थोड़ी ना बहादुर शाह जफर लिख जाएगा। एक बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि बहादुर शाह जफर की जो वाइफ थी वो गाती थी मेरे पिया गए रंगून, विच इज आई अग्री टू दैट स्टेटमेंट। दिस इज ए ट्रू स्टोरी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अंग्रेजों के लड़के थे जॉन लॉरेंस, आउटरैम, हैवलॉक, नेल, कैम्पबेल और ह्यूजरोज। अभी इनका नाम पढ़ते हैं, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने देवर ब्रिलियंट, अच्छे जनरल हुआ करते थे ये। इन्होंने अलग अलग जगह पर रिवोल्ट को बीट किया। नाना साहिब को कानपुर में डिफीट कर दिया गया। डिफाइंड टू द एंड, रिफ्यूजिंग टू सरेंडर, नेपाल भाग गए वो। नेपाल के बाद उसके बाद हमें नहीं पता चला नाना साहिब का क्या हुआ। तांता टोपे सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के जंगलों में घुस गए और अगले 2 साल तक बेसिकली वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर चलाते रहे अंग्रेजों के लिए। लेकिन उनका एक जमींदार दोस्त था, उसने बिट्रे करके पकड़वा दिया। जल्दी से ट्रायल करके उनको फांसी चढ़ा दी गई। रानी झांसी की डेथ हो चुकी थी 17 जून 1858 पे। लड़ाई मत करना मेरे से कहीं पे 18 जून दिखा होगा तो, इसी किताब में अलग अलग 2 जगह पे लिखा हुआ है। 1859 में कुंवर सिंह, बकत खान, खान बहादुर ऑफ बरेली, राव साहिब, मौलवी अहमदुल्ला, दे वर ऑल डेड। सो मतलब मोर एंड मोर लेस बाद में 1859 तक सारा का सारा, बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वाज फुली रीएस्टैब्लिश्ड। इट इज़ अ ग्लोरियस लैंडमार्क। मानने की बात है कि इतना ऐसा नहीं था कि हम बहुत बुरी तरह से हारे थे। इट वॉज एन इवेंट जो कि याद करने लायक है। जो हमारे ये पहले फ्रीडम फाइटर्स थे इनको याद करना बनता है। इन्होंने हमें ये सिखाया कि डरना मत, सही के खिलाफ आवाज़ उठा देना,
चाहे मरो या चाहे जियो, लास्ट में एक बार तुमको पूरा का पूरा इतिहास और पूरा का पूरा देश याद किया जाएगा। ये रानी लक्ष्मीबाई आज हर रोज, आज देखिए आप, आज से लेके 15 अगस्त तक घर घर का हर एक छोटी छोटी बच्ची जो है वो रानी लक्ष्मीबाई बन के अपने अपने स्कूल जाती है। जो ये फ्रीडम फाइटर्स है वो उनका हर 15 अगस्त को बेसिकली किसी न किसी प्रकार से आप मैं सबके सब याद करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ टेलिंग स्टोरी कि यू माइट, मतलब मे बी द वर्ल्ड विल नॉट एक्सेप्ट यू राइट नाउ इफ यू विल स्पीक फॉर द ट्रूथ, बट यू शैल ऑलवेज स्पीक फॉर द ट्रूथ, बिकॉज हिस्ट्री विल रिमेंबर इट वन वे और द अदर, चाहे कितना भी समय लगे। इतिहास जस्ट लाइक कोको वेंट टुडे, या एग्जैक्टली, आई नो, जस्ट लाइक कोको वेंट टुडे। ये थोड़ा सा मतलब दिस इज जस्ट समथिंग जो कि आपको याद करने वाली चीज है। अगर याद कर सको तो आई विल बी वेरी ग्लैड, करनी तो पड़ेगी याद। कि दिल्ली में जो रिवोल्ट था, बहादुर शाह बहादुर शाह जफर जो है वो लीड कर रहा है, और जॉन निकलसन वो आदमी है जो कि सितंबर में दिल्ली को टेक ओवर करता है अंग्रेजों के हिसाब से। सिमिलरली लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है, ठीक है, बेगम जो है हेनरी लॉरेंस यहाँ पर लीड करते हैं। कानपुर में नाना साहिब को डिफीट करने वाले आदमी का नाम है सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूज रोज के बारे में शायद आपने सुना भी होगा कि ह्यूज रोज जब डिफीट करते हैं रानी झांसी को, तो ही सेज अ सर्टेन स्टेटमेंट अबाउट हर कि हियर इन लाइज द ओनली मेन अमंगस्ट दी, मतलब सारे के सारे आदमियों में यही एक्चुअली में असली आदमी थी। शी वॉज द फाइटर, शी वॉज द लायन ऑफ द बैटल, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान लड़ रहे हैं, उनको सर कॉलिन कैम्पबेल डिफीट करते हैं, वही वाले ऊपर से कानपुर वाले। इलाहाबाद और बनारस में रिवोल्ट चल रहा है, मौलवी लियाकत अली लीड कर रहे हैं, कर्नल ऑनसेल इनको डिफीट करते हैं। बिहार में जो कुंवर सिंह रिवोल्ट चला रहे थे उनको विलियम टेलर डिफीट करते हैं। नाउ दिस इज अ स्लाइड जिससे वंस इन अ वाइल एक ना एक आधा क्वेश्चन बनता है, और ये थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, मतलब दिस इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। इनके बारे में आपने नाम सुना है, राइट, इनके बारे में आपने नाम सुना है ऑब्वियसली, पर ये वाले जो नाम है ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। यूपीएससी को पता है, ये तुम पढ़ लिए हो। किसको नहीं पता रानी लक्ष्मी, किसको नहीं पता तांत्या टोपे, किसको नहीं पता मंगल पांडे, ये सब तो मालूम है तुमको। वो पूछेंगे इनके बारे में, जो कि यूजुअली जो ऑर्डिनरी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो याद नहीं कर पाते हैं। आप, आई एम होपिंग आप याद करेंगे, ठीक है। एंड हम क्यों हारे? ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, सारी क्लासेस ने ज्वाइन किया नहीं था, ना हमारे सिपाहियों के पास अच्छे आर्म्स और इक्विपमेंट्स थे, अनकोऑर्डिनेटेड और ऑर्गेनाइज्ड पुअर थे, कोई पर्टिकुलर एकीकृत विचारधारा इनके पास नहीं थी, एंड दैट इज व्हाई वी स्पेसिफिकली डिफीटेड। अब रिवोल्ट जब खत्म हो जाता है तो एक्चुअली में होता क्या क्या है? नथिंग मच। एक तो अगले साल ही ब्रिटेन समझ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसिव रिवोल्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं है। सो 1858 में एक नया लॉ पास होता है। उस लॉ के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी से कंप्लीटली सारा का सारा रूल लेके, सारी की सारी इंडियन टेरिटरीज लेके डायरेक्टली चली जाती है ब्रिटिश ऑफ क्या नाम है, ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिशर्स के हाथ में, क्राउन के हाथ में डायरेक्टली पास कर दी जाती है। तो जो कंपनी का रूल है वो खत्म हो जाता है। तो कंपनी का रूल कब तक चला है? 1757 से 1858 तक। उसके बाद धीरे धीरे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हैं, स्पेसिफिकली ये कि जो गवर्नर जनरल का ऑफिस है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द वाइसरॉय। ये कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ नेम टैग चेंज हुआ है, ठीक है, नॉट फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। बस इतना फर्क है कि जो गवर्नर जनरल था ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय हुआ करता था, जो वाइसरॉय है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेन जो फर्क है, वर्क प्रोफाइल सेम है, बट नाम इसलिए चेंज करना जरूरी था, गवर्नर जनरल का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होना, वेयरएज ब्रिटिश वाइसरॉय का होने का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली आंसरेबल होना, ठीक है। इंडियन रूलर्स राइट वर रिकॉग्नाइज्ड। आप देखिए कि 1858 के बाद एनेक्सेशन बंद हो जाती है। देयर इज नो मोर एनेक्सेशन आफ्टर 1858। देयर इज नो मोर क्या नाम है, जबरदस्ती उनकी जमीनों को नहीं लिया जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मोर और लेस अंग्रेजों को ये अग्री हो जाता है कि जो जो रिवोल्ट्स के रीजन थे दे रिस्पॉन्ड टू इट इन पर्सन, कि चलो ये बंद कर दो, इस पे लड़ाइयाँ होती है, ये बंद कर दो, इस पे लड़ाई होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। राइट टू अडॉप्टेड सन एज लीगल एयर्स बेसिकली वाज एक्सेप्टेड। सो रानी लक्ष्मीबाई जिस चीज के लिए लड़ाई कर रही थी, शी वाज एक्चुअली सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, ठीक है। मिलिट्री की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। इंडियन सोल्जर्स वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड डिवाइड एंड रूल। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली क्या होता है, ये आज के बाद प्रपोर्शन डिवाइड कर देते हैं कि जैसे अवध की जो आर्मी है उसमें 2 इंडियंस के साथ 1 अंग्रेज होंगे, प्रपोर्शन में होगा आज के बाद। तो 200 इंडियन सोल्जर 100 अंग्रेज,
300 मतलब इसी प्रकार से 2000 इंडियन सोल्जर तो 1000 और टोटल 3000 हो जाएंगे। और बंगाल आर्मी में 5-2 की होती है, 3-2 की, 60% और 40%, यहां पे 66-33। तो दे रीऑर्गेनाइज द मिलिट्री इन अ मैनर कि आगे फ्यूचर में कभी कोई रिवोल्ट ना कर पाए। तो इससे पहले क्या था कि यार जो नीचे वाले जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वो 95% सिपाही बेसिकली इंडियन हुआ करते थे। तो जब 95% इंडियन सिपाही होंगे तो रिवोल्ट होना बड़ा आसान काम है, सबके साथ ही मिल जाए एक साथ, कौन ही क्या करेगा। बट देन दे चेंज्ड इट, then they changed that the military organized, इनको थोड़ा सा बदला। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस, और इसके साथ ही आया एक इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इन प्रैक्टिस नहीं हो पाया ये इक्वल एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, इन प्रैक्टिस नहीं हो पाया, बट यस द गवर्नमेंट डिड रिस्पॉन्ड टू इट कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल ही। ब्रिटिशर्स को बेसिकली पता चल गया कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है कंपनी के रूल में, सो अब हम इसको खुद ही लेंगे। एंड धीरे धीरे इससे आइडिया लग गया भारतीयों को कि अंग्रेजों के अगेंस्ट हम रेजिस्टेंट दिखा सकते हैं, तो हमें डरने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। एंड ये आपने जो बेसिक आइडियाज हैं सुन रखे हैं। कोई कहता है कि इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट, कोई किसी के मानना है इट इज नीदर फर्स्ट, इट वाज नॉर नेशनल नीदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। काफी बड़ी स्टेटमेंट है कि पहला तो था ही नहीं है, इससे पहले कई हुए हैं, नेशनल भी नहीं था, रीजनल है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, इट वाज द माइनर म्यूटिनी। वी.डी. सावरकर जी ने कहा है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है भाई, ये सीधी सीधी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता संग्राम था ये। एरिक स्टोक्स कहता है इलिटिस्ट इन कैरेक्टर, ये पता नहीं कहां से कह रहा है, इसका क्या मतलब हो, इलिट वाले तो बेचारे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये कुछ अलग ही देख रहा है। लॉरेंस कह रहा है मियर सिपाही म्यूटिनी, सिर्फ सिपाही विद्रोह है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ये अलग ही फैला हुआ है। और जेम्स आउटरैम ने तो देखो क्या बोला, अच्छा ये यहां से अगर देखोगे तो इनके व्यू पॉइंट्स जो हैं, नोटिस करो ये व्यू पॉइंट अब ये रीपर्पस कर रहे हैं, विच अगर आप नोटिस करोगे आजकल भी होते हैं ना, ये कि जो भी कोई किसी प्रकार की मूवमेंट चलती है, प्रोटेस्ट चलते हैं, तो वो रीपर्पस होते हैं। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको कुछ और मानता है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको कुछ और मानता है। सिमिलरली ऐसा पहले भी होता था। तो जेम्स आउटराम ने तो पूरा का पूरा बदल दिया, मोहम्मदियन कॉन्स्पिरेसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवांसेस। तो हिंदुओं को शिकायतें थी अंग्रेजों से, मोहम्मदियों ने उनको यूज कर लिया। अगेन द आइडिया इज टू डिवाइड पीपल, यहां पे डिवीजन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। प्रोपोगेंडा कैसे फैलाओगे, अंग्रेज अब क्या करेंगे, अंग्रेज 1857 रिवोल्ट के बारे में जब अगले 10-15 साल तक बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, देयर गोना मेक पीपल लाई टू ईच अदर, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे ना कि क्या था ये रिवोल्ट, ये आप हिंदुओं को यूज किया गया है मोहम्मदियंस के द्वारा, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। डिवाइड, यहां से स्टार्ट हो रहा है डिवाइड एंड रूल। सो दैट वाज इट, ग्रेट, ब्रिलियंट। ये है यार 1857 का स्पेसिफिकली अगर हम रिवोल्ट बात करें। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू मैसेज, यार आपके काफी सारे उससे मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ जितने भी कोशिश कर सकता हूँ। डाउट्स के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्लास हो गई, अनम्यूट मी राइट नाउ, एक बच्चा बोल रहा है गुस्से में, अनम्यूट मी राइट नाउ, गॉड डैम इट। रिवोल्ट लैक्ड विजन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस रिवोल्ट लैक्ड विजन, एब्सोल्युटली कह सकते हो आप, खुल के बोलिए रिवोल्ट लैक्ड विजन। ये एक रीजन है, बाद में आपको मतलब इट इज द ऑफिशियल रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। जब हमें डिस्कस करना पड़ता है कि व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल, वी विल राइट कि रिवोल्ट एक्चुअली लैक्ड। लीव कर सकते हैं आदित्य, यस, जनरल बातें कर रहे हैं, आपके जो मैसेजेस हैं उनको पढ़ के कुछ रिप्लाई कर रहा हूं मैं। कल का ऑफ है, ऑफ, टुमारो इज एन ऑफ। संडे को क्लास होगी कल के बदले, कल ऑफ है। राखी 12 को है, राखी 12 को थोड़ी ना, राखी 11 को है। आई डोंट नो, राखी अब आई डोंट नो, राखी 11 को है यार। हमें कल की छुट्टी दी है, 12 को है राखी ऑन 12th, राखी ऑन 12th, 11th और 12th। अच्छा हमारी तो देखो कल की छुट्टी दे दी है, द होल ऑफिस इज ऑन ऑफ टुमारो। तो अगर राखी किसी और दिन की है तो हो गया इनका चैप्टर कुछ खत्म। सम आर सेइंग 11, सम आर सेइंग 12, ओके 12 सर। कुछ लोग 11 को मना रहे हैं, कुछ लोग 12। अरे यार, भाई बहन को भाई को राखी बांधनी है, 11 को बांध दो, 12 को बांध दो, क्या ही फर्क पड़ता है, सेम ही है, कोई मुद्दा ही नहीं है, है ना, जब मर्जी बांध दो, राखी है।
Is 15th off for you? I think so. It will be off for you, most probably. I don't know, not 100% sure. कैंसिल भी हो, मेरा हो सकता है मन कर गया पढ़ने का तो पढ़ा भी देंगे. सेम ईयर प्रकाश यार. चलिए बात करते हैं. I'll talk. I know यार मनीष, चिंता मत करो यार, अभी आज तो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं. We don't have the अब जैसे मैंने बताया बिमन सर है नहीं आज. बिमन सर वॉज ऑन ऑफ टुडे. तो बात करते हैं. विल डू, हम क्या करेंगे, सेशन लिया करेंगे, डाउट सेशंस, मतलब पूरा 2 घंटे का डाउट सेशन. आप आइए, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे उस दिन, ठीक है. डाउट सेशन और क्लास के बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम से. क्लास के बाद जो करते हैं वो भी स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है. वैसे डाउट सेशन कंप्लीटली स्टार्ट किया करेंगे ताकि डिटेल्स, कंफ्यूजन, जो चीज़ें बची हुई हैं उनको भी हम कवर कर ले उन सेशंस के द्वारा, ठीक है. टिल देन हैव अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. विल मीट डे आफ्टर, कल दिन के बाद मिलेंगे. एंजॉय, हैव फन एंड सी यू. टेक केयर, बाय. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.